ये कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। एपिसोड 1। ये कहानी है एक ऐसी लड़की जो कि अनाथ है, लेकिन खूबसूरत इतनी कि अगर कोई देखे तो कभी भूल न पाए, जिसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि कोई दोस्त भी नहीं। वो मुंबई में एक किराए के अपार्टमेंट में रहती है। एक अकेली लड़की होने की वजह से उसने लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन देखे हैं, और जिसकी वजह से वह हो गई है एकदम रूड, हार्टलेस और बिल्कुल बेबाक तरीके से अपनी जिंदगी जीने वाली लड़की। अनाथ होने की वजह से और ज्यादा पढ़े लिखे ना होने की वजह से इसका कोई काम भी नहीं मिलता, और जो कोई भी काम देने का दिखावा करता है वो उसका फायदा उठाने की कोशिश भी करता, जिसकी वजह से इसने ऐसे ही बुरे लोगों के घर पर चोरी करना शुरू कर दिया। लेकिन ये चोरी किए गए पैसे सारे के सारे अपने पास नहीं रखती है, बल्कि अपने पास सिर्फ अपनी जरूरत के पैसे रखी हैं और बाकी के पैसे समाज सेवा में खर्च कर देती है। देखा जाए तो वो एक बुरी लड़की नहीं है, लेकिन हमारे समाज और समाज की सोच की वजह से वो इस तरह की बन गई है। क्योंकि अगर अकेले जीना है तो आप भोली भाली और प्यारी सौम्या इस तरह की लड़की बनके तो आप अकेले नहीं जी सकते, और खुद की रक्षा के लिए इसमें अलग अलग तरीके की फाइटिंग स्किल भी सीखी हुई है। हालांकि इसको पढ़ने का शौक है, लेकिन कभी पढ़ने का मौका मिला ही नहीं। दिमाग की तेज, दिखने में खूबसूरत, इन सब का मिला जुला मिश्रण है। चलिए अब इनका नाम भी जान लेते हैं। तो हमारी कहानी की नाम कैरेक्टर का नाम है शिवांगी। इनके साथ एक ऐसा हादसा होता है जिसकी वजह से यह पहुंच जाती है एक नवल की दुनिया में, और उसे नवल में इनको किरदार मिलता है एक सौम्या नाम की लड़की का, जो एक लड़के के प्यार में इतनी पागल है कि उसने अपनी अच्छी खासी पर्सनैलिटी छोड़कर वो एक बिगड़ी हुई हमें अमीर दादी जो किसी के रिस्पेक्ट नहीं करती है, लड़ाई झगड़े में हमेशा आगे रहती है, बनके रह गई है। लेकिन इतना सब करने के बाद भी वो लड़का सौम्या की ओर देखा तक नहीं है, और अपने इसी प्यार के पागलपन के चलते हुए अंत में सौम्या की बड़ी ही दर्दनाक मौत होती है। मुंबई की सड़कों पर एक बाइक तेजी से चलते हुए आगे बढ़ रही थी। उसी के पीछे 5-6 कार में कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे, और वह कार तेजी से उसके पीछे पीछे भाग रही थी। बाइक सवार बिना पीछे देखे इतना तेज अपनी बाइक को भाग रहा था कि अगर वह कहीं से टकरा जाता तो उसका जिंदा बचाना तो नामुमकिन था। वह जल्दी से अपनी बाइक को भागते हुए एक कॉलेज के अंदर एंटर करता है और अपनी लेदर की जैकेट फटाफट से उतार देता है। 1 मिनट, लेकिन ये क्या, ये तो एक लड़की है। वो जल्दी से अपना हेलमेट भी उतरती है, जिससे उसके लंबे बाल उसकी पीठ पर खुल जाते हैं और लहराते हुए नीचे की ओर आते हैं। वो जल्दी से कॉलेज बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है और अंदर जाते हुए लाइब्रेरी में चली जाती है। लाइब्रेरी में जाते वक्त वो खिड़की से जब नीचे ग्राउंड की ओर देखती है तो पाती है कि वो कार में मौजूद आदमी भी उसका पीछा करते हुए कॉलेज के अंदर आ चुके हैं, और कुछ बिल्डिंग के अंदर भी आ रहे हैं, जिनमें से कुछ लाइब्रेरी वाली बिल्डिंग के भी अंदर आ चुके हैं। तो जल्दी से लाइब्रेरी के अंदर चली जाती है और वहीं पर पड़ा एक स्टूडेंट का ओवरकोट पहन लेती है, और वही टेबल के साइड में रखा एक मोटा चश्मा उठा लेती है और उसे भी पहन लेती है, और बुक शेल्फ के बीच में जाकर बुक ढूंढने का नाटक करते हुए बुक्स के बीच में से लाइब्रेरी के दरवाजे की ओर देख रही थी, जहाँ से 2 वही लोग आ रहे थे जो उसका पीछा कर रहे थे। तो वो जल्दी से बुक को निकाल कर पढ़ने का नाटक करने लगती है, और अपने बालों से अपने चेहरे को धलते हुए उन्हें आदमियों के बगल से निकलकर वही साइड में रखी टेबल पर, जो कि खिड़की के पास ही रखी थी, उसमें बैठ जाती है और पढ़ने लगती है। उसने इस वक्त जो बुक उठाई थी दरअसल यह एक नवल थी। वहीं दूसरी ओर जो आदमी उसको ढूंढते हुए लाइब्रेरी में आए थे, जब उनको वह लड़की नहीं मिलती जिनका वह पीछा कर रहे थे, तो वो लाइब्रेरी से वापस बाहर की ओर चले जाते हैं। जब खिड़की से नीचे देखने लगती है तो वो आदमी अभी भी कॉलेज के अंदर ही थे और इस लड़की को ढूंढ भी रहे थे। तो उसे पता था कि बोलो उसे लाइब्रेरी में तो ढूंढ चुके हैं, तो वापस यहाँ आने से रहे तो उसके लिए सबसे सेफ जगह लाइब्रेरी ही थी छुपाने के लिए। तो वह अपनी जेब से एक थैला जैसा एक छोटी सी निकलती है और उसके अंदर देखी है तो उसमें बहुत सारे डायमंड थे। तो उसको वापस से बंद करती है और वापस से अपनी पैंट में डाल देती है, और उसके हाथ में जो नवल थी उसको पढ़ना स्टार्ट कर देती है। अब टाइम बताने के लिए कुछ तो करना ही था। बाहर को जा नहीं सकती थी क्योंकि बाहर बोलो उसे ढूंढ रहे थे। अब यहाँ पर बैठे बैठे बोर होने से अच्छा तो बुक ही पढ़ लिया जाए, ये सोचते हुए वह नवल पढ़ना स्टार्ट कर देती है। जो नवल वह पढ़ रही थी वह नवल थी एक सौम्य नाम की लड़की के बारे में, जो एक लड़के के प्यार में पागल थी, और एक बिगड़ी हुई आमिरजादी जिसने उसे लड़के के चक्कर में बहुत सारी बेवकूफियां की थी, और उसी के चलते उसे अंत में बहुत ही दर्दनाक मौत भी मिली। जी हाँ, ये जो लड़की बुक पढ़ रही थी वह थी शिवांगी, हमारी स्टोरी की में लीड, और इस वक्त जो नवल वो पढ़ रही थी वो थी सौम्या की।
जैसे जैसे शिवांगी उसे नोबेल को पढ़ने जा रही थी वैसे वैसे उसे सौम्या नाम का जो किरदार उसे स्टोरी का था उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि असल जिंदगी में शिवांगी एक अनाथ लड़की थी जिसे अपनी जिंदगी में छोटी से छोटी चीजों पाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन जो नोबेल को पढ़ रही थी वो एक अमीर बिगड़ी हुई लड़की की थी जिसे जो चाहे वो आसानी से मिल जाता था, लेकिन फिर भी उसे उन चीजों की कोई भी वैल्यू नहीं थी। उसके पास सब थे, पूरी फैमिली थी, लेकिन उसे फैमिली की कोई भी वैल्यू नहीं थी, बल्कि वह उसे इंसान के पीछे पड़ी थी जिसे उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। अब ये बात शिवांगी से ज्यादा कौन ही जान सकता है कि एक फैमिली की हमारी जिंदगी में क्या वैल्यू होती है। क्योंकि शिवांगी अनाथ थी तो उसकी फैमिली में कोई नहीं था और नवल पढ़ते वक्त शिवांगी को उसे नोबेल के लेखक पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि कैसी बेकार नवल लिखी हुई है। अगर वह सौम्या की जगह होती तो वह सिर्फ अपने लिए और उन लोगों के लिए जीती जो लोग उससे प्यार करते और उन लोगों को बर्बाद कर देती जो उसके बारे में बुरा सोचते। यही सब सोचते सोचते और उसे बुक को पढ़ते पढ़ते शिवांगी को पता ही नहीं चलता कि शाम हो चुकी थी। जब वो बाहर देखी है तो हल्का हल्का अंधेरा होने लगा था और जब वो बिल्डिंग से नीचे की ओर देखती है तो उसे वहां पर कोई भी कर नजर नहीं आती। तो वह समझ जाती है कि जो लोग उसके पीछे पड़े थे वह लोग वहां से जा चुके हैं। तो वह उसे नोबेल को पढ़ती है और अपने पैंट में पीछे की ओर अटका लेती है और उसे लाइब्रेरी से बाहर निकल जाती है। शिवांगी कॉलेज बिल्डिंग से बाहर निकलती है और वापस अपनी बाइक के पास चली जाती है। वह अपनी वाइफ में बैठी है और कॉलेज गेट के बाहर निकल जाती है। जैसे ही वह कॉलेज से थोड़ा आगे पहुंचती है जो लोग उसका पीछा कर रहे थे तो वापस से उसके पीछे लग जाते हैं। उनको देख वह अपने मन ही मन बोलती है, साला ये तो अभी तक यही चिपके हुए हैं, कब मेरे पीछे तो जोक की तरह पड़ गए हैं, पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। कोई बात नहीं, मैं भी शिवांगी हूँ, इसे पीछा कैसे छुड़ाना है अच्छे से जानती हूँ। तभी वो अपनी बाइक की स्पीड फुल कर देती है और तेजी से आगे बढ़ने लगती है। शिवांगी इस वक्त बिल्कुल हवा की स्पीड से आगे तेजी से जा रही थी कि उतने में उसको सामने से 2 ट्रक आते हुए दिखाई देते हैं। जैसे ही वह अपने बाइक की स्पीड कम करने के लिए ब्रेक दबाती है तो उसे पता चलता है कि बाइक के ब्रेक काम ही नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें तो किसी ने जानबूझकर काट दिया है। वह समझ जाती है कि यह काम उन्हीं लोगों का है जो उसका पीछा कर रहे थे और उन्होंने उसकी बाइक कॉलेज में देख ली होगी और उसके ब्रेक फेल कर दिए होंगे। एक पल के लिए तो बहुत डर जाती है, लेकिन फिर उसके होठों पर एक मुस्कान आ जाती है और वो खुद से कहती है, लगता है जिंदगी का सफर इतना ही था, ना मेरे आने पर कोई खुश था ना मेरे जाने पर कोई दुखी होगा। क्योंकि इस वे दिल दुनिया में एक अनाथ को आखिर पूछता ही कौन है। खाने को एक दोस्त थी, वह भी इस दुनिया में नहीं रही है। इन दुनिया वालों की मेहरबानी से अब आलम ये है कि मौत से भी डर नहीं लगता। वो सामने देखती है जहां से 2 ट्रक बिल्कुल अगल बगल चल रहे थे, जिनके बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं थी जिसे बाइक पास हो सके, और वो दोनों पूरी रोड को घेर कर चल रहे थे, जिसे देख शिवांगी समझ जाती है कि यह उन्हीं लोगों के आदमी हैं। तो एक बार आसमान की ओर देखते हैं, फिर सामने। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है कि इतने में उसे जगह पर एक धमाका होता है और शिवांगी जमीन पर खून से लथपथ पड़ी होती है। उसकी आंखें अभी धुंधली ही खुली हुई होती हैं। वह सामने देखती है तो उसे वही बुक पड़ी हुई दिखाई देती है जो वो लाइब्रेरी से लेकर आई थी और जो खुली हुई थी, लेकिन उसमें से इस समय कुछ रोशनी सी निकलती हुई दिखाई देती है और उसे देखते ही उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और शिवांगी इस दुनिया को अलविदा कह जाती है। अस्पताल के एक कमरे में एक लड़की बेजान सी बेड पर पड़ी हुई होती है, उसमें कोई भी हरकत नहीं होती। उसके चारों ओर लगभग 5 से 6 डॉक्टर खड़े होते हैं और उनके साथ ही कुछ नर्स भी। उनमें से जो सीनियर डॉक्टर होता है वो अपना मास्क नीचे करते हुए कहता है, शी इज नो मोर, लेट्स गो आउटसाइड टू इन्फॉर्म हर फैमिली। उसके बाद वो सीन डॉक्टर वहां पर मौजूद जूनियर डॉक्टर को कुछ इशारा करता है और बाहर की ओर चला जाता है। बाहर 3 लोग खड़े थे, जिनमें से एक मिडिल एज औरत, एक मिडिल ईस्ट आदमी और एक लड़का खड़ा था। डॉक्टर के बाहर आते ही वह तीनों डॉक्टर की ओर भाग कर आते हैं और उनसे पूछा लगते हैं, हाउ इज द डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है, वो ठीक तो है ना, बताइए ना, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। सीनियर डॉक्टर, श्री मल्होत्रा, प्लीज हैव पेशेंस और आई एम सो सॉरी दैट। अभी वो बोल ही रहा था कि अंदर से एक नर्स दौड़ते हुए बाहर आती है और उसे सीनियर डॉक्टर के पास आकर बोलती है, सर प्लीज अंदर चलिए, वह पेशेंट सांस ले रही है, आप जल्दी से अंदर चलिए और उसको चेक कीजिए। सीनियर डॉक्टर, व्हाट आर यू सेइंग, आर यू गोइंग मैड, आई हैव जस्ट चेक्ड हर, शी इज नो मोर, शी डाइड एंड यू आर टेलिंग शी इज ब्रीदिंग, हाउ इज दैट पॉसिबल। उसी ने डॉक्टर की बात सुनते ही वहां पर जो मिडिल एज आदमी खड़ा था वो एकदम से डॉक्टर का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को मरा हुआ बोलने की,
तुमने सुना नहीं अभी अभी नर्स ने क्या कहा? उसने बोला कि वो सांस ले रही है। अपने मन से कुछ भी बकवास करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर हो तो अपना काम करो जो, और मेरी बेटी का इलाज करो। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारा हॉस्पिटल बर्बाद कर दूंगा। तुम अभी जानते नहीं हो कि राजीव मल्होत्रा क्या क्या कर सकता है और उसकी पावर क्या है, समझे? तुम अब जाओ और मेरी बेटी का इलाज करो और उसको सही सलामत मेरे सामने लेकर आओ। उसकी बात सुनकर सीनियर डॉक्टर डर जाता है और जल्दी से हमें गर्दन हिलाकर अंदर की ओर भागता है। जब अंदर पहुंचता है तो देखा है कि वह लड़की जिसे अभी अभी उसने मारा सोचा था वह सच में लंबी लंबी सांस ले रही है। तो वह जल्दी से उसे चेक करता है तो वह शॉक रह जाता है कि सच में ये लड़की जिंदा है, यह मिरेकल से कम नहीं है। वो सीनियर डॉक्टर वापस से सभी जूनियर डॉक्टर के साथ मिलकर उसे लड़की को अच्छे से चेकअप करता है और उसके बाद उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करवाने के लिए बोलकर बाहर की ओर आता है और मिस्टर राजीव मल्होत्रा के पास जाकर उनसे कहता है, श्री मल्होत्रा, आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे लेकिन यह एकदम सच है कि आपकी बेटी का बचाना एक मिरेकल से काम नहीं है। उन्होंने लगभग 5 मिनट के लिए अपनी दिल की धड़कन रोक दी थी और उनकी सांस भी नहीं चल रही थी। उनका चेक करने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे उनका नया जन्म हुआ हो। कांग्रेचुलेशंस, आपकी बेटी ठीक है, लेकिन अभी उसे कुछ दिन नहीं हॉस्पिटल में रखना होगा उनके चेकअप के लिए। हम उन्हें नॉर्मल वार्ड वीआईपी एरिया में शिफ्ट कर रहे हैं, थोड़ी देर में आप उनसे मिल सकते हैं। उसी ने डॉक्टर की बात सुनकर वहां पर खड़े सभी लोग खुश हो जाते हैं। उसे डॉक्टर की जाने के बाद राजीव मल्होत्रा उसे मिडिल अग्ड वुमेन यानी कि अपनी वाइफ मैसेज सीता मल्होत्रा के पास आते हैं और उसको गले लगा कर कहते हैं, सीता, देखा मैंने कहा था ना, हमारी बेटी एकदम ठीक है। वही वो औरत जिसका नाम सीता था वह भी उसे आदमी के गले लग जाती है और रोते हुए कहती है, हाँ आप एकदम ठीक कह रहे हैं, हमारी बेटी ठीक है, एकदम सही सलामत है, भगवान ने मेरी सुन ली। उन दोनों को ऐसे गले लगते थे। उनके साइड में जो लड़का खड़ा था वह भी कहता है, मॉम डैड, ये गलत बात है, आप दोनों ऐसे अकेले अकेले कैसे कॉलर गले लगा सकते हैं, मैं भी यहाँ पर हूँ। उसकी बात सुन राजीव भी उसकी ओर देखते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हें किसने मना किया है, देवांश तुम भी आ जाओ। इतना बोलकर वह भी उन दोनों पर कूद जाता है और उन दोनों को गले लगा लेता है। तीनों ही इस वक्त बहुत खुश थे कि उनकी बेटी और बहन एकदम ठीक है। ये जानने के बाद तीनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। थोड़ी देर में तीनों की तीनों वीआईपी एरिया बोर्ड के पास पहुंच जाते हैं जहां पर उसे लड़की को शिफ्ट किया गया था। वह जब वहां पर पहुंचते हैं तो वह सीनियर डॉक्टर के साथ कुछ जूनियर डॉक्टर भी वहीं पर मौजूद थे। वह अंदर जाकर उसे लड़की को चेक करते हैं जिसे अभी अभी होश आया था। सीनियर डॉक्टर उसके पास जाकर कहते हैं, मिस सौम्या, अब आप कैसा फील कर रही हैं? वही वो लड़की जिसे अभी अभी सीनियर डॉक्टर ने सौम्या कहा था। वो उसे डॉक्टर की बात सुनकर थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और उससे पूछता है, आप कौन हैं और मैं इस वक्त कहाँ हूँ? कि तभी उसे सीता जी और राजीव जी और उनके साथ देवांश भी उसे रूम में आता है। तो सौम्या उनकी और कंफ्यूज नजरों से देखते हैं और कहती हैं, आप सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं और मैं कहाँ हूँ? आप लोग कौन हैं? देखिए, अगर किसी ने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी बात सुनकर वहां पर खड़ा हर इंसान हैरान रह जाता है कि सौम्या इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रही है। कि तभी सौम्या उन सभी को देखकर पैनिक करने लगती है। तो डॉक्टर सबको इशारा करते हैं कि वो लोग रूम के बाहर चले जाए और वो डॉक्टर इस अस्पताल के एक साइकेट्रिस्ट को वहां पर बुलाता है और उसे सारे सिचुएशन समझता है। वो सब ये बातें उसे अस्पताल रूम के बाहर खड़े रहकर ही कर रहे थे, जिसे सौम्या भी आसानी से सुन पा रही थी। और जैसे जैसे वो उनकी बातें सुन रही थी वैसे वैसे उसकी आंखें बड़ी और वह हैरान होती जा रही थी। तो वह खुद से कहती है, आखिर ये लोग ऐसा कैसे बोल सकते हैं? आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और ये लोग मुझे सौम्या कहकर क्यों बुला रहे हैं? मैं तो शिवांगी हूँ और मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वह भी इतना खतरनाक, तो फिर मैं जिंदा कैसे हूँ? आखिर ये सब चल क्या रहा है? वही सब बाहर खड़े लोग डॉक्टर की बात सुन रहे थे। तो जो सीनियर डॉक्टर थे वो कहते हैं, जितना मैं समझ पा रहा हूँ मैं सौम्या की शायद याददाश्त जा चुकी है, इसलिए वो किसी को पहचान नहीं पा रही है। अब ये बातें कंफर्म तो हम टेस्ट से ही बता पाएंगे, बाकी फिलहाल के लिए मैं इन साइकेट्रिस्ट को अंदर भेजना चाहता हूँ। वो सौम्या से मिलकर सारी बातें करेंगे और उसको समझा
भी देंगे और वो उनकी बात समझ भी जाएगी। यह बड़े अच्छे साइकेट्रिस्ट हैं। पेशेंट इनकी बातों को समझते हैं और यह भी पेशेंट को अच्छे से बातें समझते हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि हम में से कोई भी में सौम्या से मिले और वह पहले करने लगे पहले की तरह। इससे अच्छा होगा कि साइकेट्रिस्ट जाकर उनसे बात करें, उनको सारी सिचुएशन समझाएं, उसके बाद ही वह हमारा किसी भी तरह का ट्रीटमेंट को करने देंगे। नहीं तो ऐसी सिचुएशन में पेशेंट इतना पैनिक कर जाते हैं कि हम उनका इलाज भी नहीं कर पाते। वहां पर मौजूद सब लोग सीनियर डॉक्टर की हमें हाँ मिलते हैं। तो जो साइकेट्रिस्ट वहां पर मौजूद थी वो दरवाजा हल्के से खोलकर अंदर चले जाती हैं और सौम्या के बगल में बैठ जाती हैं। सौम्या जब अपनी आंखें खोलता है तो उसे अपने बगल में एक औरत बैठी दिखाई देती है जो उसे देखकर एक प्यारी सी स्माइल कर रही थी। उसे देखकर सौम्या उसे पूछती है, आप कौन हैं? साइकेट्रिस्ट, हेलो बेटा, मैं एक डॉक्टर हूँ और अभी मैं तुमसे सिर्फ कुछ बातें करने आई हूँ। तो बताओ तुम मुझसे बात करना चाहोगी? देखो मेरे हाथ खाली है, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी और अगर तुम चाहती हो मैं तुमसे थोड़ा दूर रहकर बात करूँ तो मैं थोड़ा दूर बैठ जाती हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है और बातें बातों में मुझे तुम्हारे बारे में कुछ जानना भी है। देखो तुम भी कंफ्यूज हो गई कि तुम अभी इस वक्त कहाँ हो, बस मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब देने आई हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो। क्या तुम मेरे साथ बात करना चाहोगी? वो साइकेट्रिस्ट बड़े ही प्यार तरीके से उससे बात करती है जिसे सुनकर सौम्या को भी अच्छा लगता है। तो वह भी हमें अपना सिर हिला देती है। उसके साथ हिलाते ही डॉक्टर एक स्माइल करती है और उससे बोलता है, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी और तुम उसके जवाब देना, ठीक है? और उसके बाद मैं तुमको कुछ बताऊंगी, तुम उनको भी ध्यान से सुनाओगे। वो डॉक्टर इस वक्त सौम्या से बड़े ही प्यार तरीके से बात कर रही थी। तो सौम्या भी उसका रिप्लाई करती है और अपनी हामी भरती है। तो डॉक्टर उससे बोलता है, क्या तुम्हें याद है तुम्हारा नाम क्या है? और डॉक्टर के इतना पूछते ही सौम्या थोड़ी देर कुछ सोचती है, फिर ना मैं अपना सिर हिला देती है। उसके नाम से हिलाते ही डॉक्टर एक प्यारी सी स्माइल करती है और उससे कहती है, कोई बात नहीं, तुम ज्यादा अपने दिमाग पर जोर मत डालो, तुम्हें जितना समझ में आता है उतना ही मेरे सवालों का जवाब देना, ठीक है? तुमको ज्यादा अपने दिमाग पर ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है और परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुम मुझे कह सकती हो, ठीक है? अच्छा, अब मुझे ये बात बताओ कि तुम्हें याद है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था? तो सौम्या इसके जवाब में भी नाम से हिला देती है। उसके बाद डॉक्टर सौम्या को देखते हुए कहती है, क्या तुम्हें पिछला कुछ भी याद है? जैसे कि तुम कहाँ रहती थी, तुम्हारे घर पर कौन कौन है, कुछ भी? तो इसके जवाब में सौम्या फिर से अपना करना में हिला देती है और थोड़ा परेशान भी हो जाती है। उसको परेशान देखकर डॉक्टर एकदम से उसे बोलता है, देखो बेटा, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें बताती हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है? तुम्हारा नाम सौम्या है, सौम्या मल्होत्रा। तुम्हारा एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से तुम अभी हॉस्पिटल में एडमिट हो और तुम्हारा अभी थोड़ी देर पहले ही ऑपरेशन हुआ है। लेकिन तुम्हारी बातों से मुझे लग रहा है कि उसे एक्सीडेंट की वजह से तुम पिछला सब कुछ भूल चुकी हो। लेकिन देखो बेटा, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तुम्हारी सारी फैमिली यहाँ पर मौजूद है और वह सभी आपसे बहुत प्यार भी करते हैं। अगर आप भूल गए हो तो वह लोग हैं आपको याद करने के लिए, और अगर आपको याद नहीं भी आता है तो ये तो भी कोई बात नहीं। आप अभी ज्ञान हो, अपनी लाइफ स्टार्ट कर सकते हो किसी भी मोड़ से। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है और अपने दिमाग पर बिल्कुल भी जोर नहीं डालना है। ये फिलहाल आपके लिए खतरा हो सकता है। देखो, अभी मैं आपको आपके पेरेंट्स और भाई से मिलवाऊंगी, ठीक है? तो आप उनसे मिलेंगे। उसकी बात सुनकर सौम्या थोड़ी देर के लिए कुछ सोचती है, फिर हाँ मैं अपना सिर हिला देती है। उसकी बात सुनकर डॉक्टर स्माइल करती है और कहती है, आप यहाँ पर बैठिए, मैं भी आपके पेरेंट्स को बुलाते लाती हूँ। इतना बोलते ही वो डॉक्टर वहां से उठती है और उनके बाहर चले जाती है। बाहर आकर वो सौम्या के पेरेंट्स से बोलता है, देखिए मैंने मिस सौम्या से बात की है। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है उन्हें पिछला कुछ भी याद नहीं है, वो लगभग सब कुछ ही भूल चुकी हैं। उन्हें ये भी याद नहीं है कि उनका एक्सीडेंट हुआ था और उनका नाम सौम्या है। तो जब आप लोग अंदर जाकर उनसे मिलेंगे तो उनको कोई भी बात याद दिलाने की जबरदस्ती कोशिश मत कीजिएगा। बस फिलहाल उनसे मिलिए और उनके पास ही बैठे रहिए और उनको खुद के साथ कंफर्टेबल करने की कोशिश कीजिए। फिलहाल आप लोग यही करिए। अगर सब ठीक रहा तो हो सकता है टाइम के साथ उनकी मेमोरी फिर से वापस आ जाए। लेकिन आपको उन्हें कुछ भी पुराना याद दिलाने के लिए उनसे जबरदस्ती मत कीजिएगा, इससे उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। इससे वह अपने दिमाग पर जोर डालेंगे और हो सकता है उनके दिमाग की नसें फट जाए, जिससे उनकी जान को खतरा हो सकता है।
अब आप लोग अंदर जाइए और उनसे मिल लीजिए। डॉक्टर की बात सुनकर राजीव, सीता और देवांश तीनों ही थोड़े दुखी हो जाते हैं, लेकिन वह लोग इस बात से कुछ भी थे कि उनकी बेटी इतनी खतरनाक एक्सीडेंट होने के बाद भी ठीक है। तो बोलो रूम के अंदर चले जाते हैं और सौम्या के बगल में जाकर खड़े हो जाते हैं। जहां राजीव और देवांश उसके सामने बेड के सामने खड़े थे, वही सीता जी सौम्या के बगल में जाकर बैठी थी और उसका सर प्यार से सहला रही थी। अपने सर पर प्यार भरा स्पर्श पाकर सौम्या अपना आंखें खोलता है तो देती है। उसके आसपास 3 लोग खड़े हैं तो सीता जी उसे देखकर बोलती है, बेटा क्या आप हमें जानती हैं? क्या आपको हम याद हैं? तो सौम्या ना में है अपना सर हिला देती है। उसकी इस बात से सौम्या जी थोड़ा दुखी होती है। फिर खुद को संभालते हुए वो फिर से सौम्या से पूछता है, और क्या आप इन दोनों को जानती है? सामने क्यों इशारा करती है, यानी कि राजीव जी और देवांश की ओर इशारे करके पूछती है। इस बार भी सौम्या नाम है अपना सर हिला देती है। तो तीनों ही दुखी हो जाते हैं, लेकिन जल्द ही खुद को संभाल भी लेते हैं। उसके बाद राजीव जी सौम्या के दूसरी साइड से आते हैं और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, बेटा मैं आपका डैड राजीव मल्होत्रा हूँ, और यह आपकी मॉम सीता मल्होत्रा, और यह सामने जो खड़ा है यह आपका भाई है देवांश मल्होत्रा, और आप हमारी बेटी सौम्या मल्होत्रा। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ भी याद नहीं आता है तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होगी, हम हैं आपके पास आपको चीज बताने के लिए। बोलते हुए वह प्यार से उसका सर सहला रहे थे। सौम्या उनकी बात पर सिर्फ एक छोटी सी स्माइल पास कर देती है, उसके बाद अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब बोलो देखते हैं कि सौम्या को शायद नींद आ रही है तो वो उसका अच्छे से ज्यादा से हटाकर वहां से बाहर आ जाते हैं। उनके जाते ही सौम्या अपनी आंखें खोलता है और कहती है, मैं तो शिवांगी हूँ, लेकिन ये सब लोग मुझे सौम्या सौम्या कहकर क्यों बुला रहे हैं? और यह मेरे मॉम डैड और भाई कहाँ से पैदा हो गए? क्या मैं अनाथ नहीं हूँ? लेकिन ये सारे नाम जो भी उन्होंने अभी अभी कहे कि सारे नाम मुझे सुन सुन क्यों लग रहे हैं? वो अपने दिमाग में थोड़ा सा जोर डालती है तो उसे याद आता है कि यह तो वही सारे नाम हैं जो उसने उसे नवल में पढ़े थे, और उसमें में लीड का नाम भी सौम्या मल्होत्रा ही था। वो थोड़ी देर के लिए कुछ सोचती है और कुछ सोचते सोचते ही उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं और वो समझ जाती है कि वो उसे नवल में आ चुकी है, क्योंकि जब वो मर रही थी तो उसने उसे बुक में से कुछ रोशनी निकलते हुए देखी थी और उसे अपनी ओर खींच रही थी, जिसकी वजह से वह समझ जाती है कि शायद वह सौम्या मल्होत्रा नाम के किरदार के साथ उसे नवल के अंदर पहुंच चुकी है। और यह सब सोचते सोचते ही उसका दिमाग खराब हो चुका था कि जिस किरदार से वह इतनी नफरत कर रही थी वह वही लड़की बनकर इस नोवेल में आ चुकी है। ये सब सोचते हुए वह अपना सर पकड़ लेती है कि अब वह क्या करेगा। तो दोस्तों इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि शिवांगी जो कि एक अनाथ लड़की थी और चोरी करते वक्त भाग रही थी, वो इस नोवेल के अंदर आ चुकी है, जिसका नाम अब सौम्या मल्होत्रा है, और उसे अब हम सौम्या कहकर ही पुकारेंगे। फिलहाल सौम्या कुछ भी सोचना नहीं चाहती थी। एक तो जिस शरीर में थी उसका अभी कुछ दिन पहले ही एक्सीडेंट हुआ था और वो बहुत ही कमजोर था, और दवाइयां की वजह से उसे नींद भी आ रही थी। तो वो फिलहाल ज्यादा ना सोचना तय करके आंखें बंद करके एक अच्छी नींद लेने का डिसाइड करती है, और थोड़ी ही देर में उसकी दवाइयां की वजह से नींद आ भी जाती है। वही उसे रूम के बाहर जो सीनियर डॉक्टर थे वो इस वक्त राजीव और सीता मल्होत्रा से बात कर रहे थे। राजीव डॉक्टर से पूछते हैं कि वो सौम्या को घर कब ले जा सकते हैं, तो इस बात पर सीनियर डॉक्टर कहते हैं, देखिए सर, वैसे तो पेशेंट को कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने की जरूरत है, लेकिन अगर आप उनको घर ले जाना ही चाहते हैं तो आप ले जा सकते हैं, लेकिन एक नर्स उनको अटेंड करने के लिए 24 घंटे उनके पास रहनी चाहिए, ताकि मैं उनकी टाइम टू टाइम अपडेट लेते रहूं। और कुछ दवाइयां हैं जो उनको डेली बेसिस पर लेनी है, जिससे कि उनकी इंजरीज जल्दी ठीक हो जाए। जो सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात है वह है उनकी याददाश्त का जाना। आप कोशिश कीजिएगा कि कोई भी उनको पुरानी बात फिलहाल के लिए याद करने की कोशिश ना कीजिए। वो जितना आराम करेंगे उतनी जल्दी ही वो रिकवर करेंगे, और जितनी जल्दी वो रिकवर करेंगे हो सकता है रिकवर करने के बाद उनको याद आ जाए, लेकिन हम इसे अभी कंफर्म नहीं कह सकते, ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन फिलहाल अगर आप उनको घर ले जाना चाहते हैं तो जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं उनका ध्यान में जरूर रखिएगा। डॉक्टर की बात सुनकर सीता कहती है, चिंता मत कीजिए डॉक्टर, वो हमारी बेटी है और हम उसका अच्छी तरीके से ख्याल रखेंगे। हम उसको आज ही घर ले जाएंगे, और आप हमको एक इस अस्पताल की सबसे बेस्ट नर्स हमें अटेंड करने के लिए दे दीजिए, जो हमारी बेटी का अच्छे से ख्याल रखेगी। बाकी बातों का ख्याल हम लोग रख लेंगे। सीनियर डॉक्टर, ठीक है, फिर फिलहाल वो सो रही है, जैसे ही उनको होश आता है आप उनको ले जा सकते हैं, तब तक के लिए आप डिस्चार्ज फॉर्मेलिटी पूरी कर लीजिए।
इतना कहकर सीनियर डॉक्टर अपने दूसरे पेशेंट को देखने के लिए चले जाते हैं और देवांश और राजीव डिस्चार्ज फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए चले जाते हैं और सीता वापस से रूम में आकर सौम्या के बगल में आकर बैठ जाती है और प्यार से उसका कर चलते हुए उसको देखते रहती है। करीब 2 घंटे बाद सौम्या जब आंखें खुलती है तो उसे अपने सामने राजीव जी, सीता जी और देवांश दिखाई देते हैं और उन तीनों को देखकर वो कोई भी रिएक्शन नहीं देती, लेकिन थोड़ी देर में जब उसको थोड़ा अजीब लगता है तो वो एक छोटी सी स्माइल अपने फेस पर ले आती है, क्योंकि तीनों ही बड़े प्यार से उसे ही लगातार देखे जा रहे थे और उसे उन तीनों के बीच ऐसे थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था। जब उन्हें देखकर स्माइल करती है तो राजीव जी उसके पास आकर प्यार से उसके गाल पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं, बेटा आज हम घर चलेंगे, तो क्या आप तैयार हैं? सौम्या यानी कि शिवांगी अपने मन में सोचती है कि बाहर की दुनिया में तो मेरा कोई घर उठा ही नहीं, बस एक मकान था जिसमें मैं बस सोने के लिए जाती थी। सौम्या बनाकर एक फायदा तो हुआ है कि मुझे एक इतनी प्यारी प्यार करने वाली फैमिली मिली है। ये सोचते हुए उसकी आंखें थोड़ी सी नाम हो जाती है और वह इन तीनों को देखते हुए कहती है, ठीक है मैं तैयार हूँ। उसके इतना कहते ही तीनों की तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। राजीव जी जल्दी से अपनी प्रिंस के पास यानी कि सौम्या के पास आते हैं और उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं। उनके ऐसा करते ही सौम्या चौंक जाती है और जल्दी से उनके गले में हाथ डाल देती है ताकि वह गिरे ना, और राजीव जी के ऐसा करते ही सीता जी उनके कंधे पर मारते हुए कहती है, यह क्या कर रहे हैं आप? आपने डरा दिया था हमारे बच्ची को, अभी ऐसी कोई अचानक से उठता है क्या? पहले उसको बता तो देते, अभी भी वो बीमार ही है, शायद आप भूल चुके हैं। सीता जी के ऐसा कहते ही राजीव जी जल्दी से अपनी जीभ को दांतों तले दबा देते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उनके ऐसे रिएक्शन से सौम्या को हंसी आ जाती है। उसको हंसते देखा तीनों जब सौम्या की ओर देखते हैं तो उन तीनों के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। उसको हंसते देखा राजीव जी सीता जी से कहते हैं, देखा मैंने तो जानबूझकर ऐसा किया था ताकि हमारी प्रिंसेस थोड़ा सा हंस दे, हमने कब से इसको हंसते हुए देखा ही नहीं। सीता जी बस कहानी मत बनाइए, अब चलिए घर चलते हैं, वैसे भी रात होने वाली है। थोड़ी ही देर में उनकी गाड़ी एक बड़े से मेंशन के बाहर आकर रुकती है जिसके बाहर लिखा रहता है मल्होत्रा मेंशन। सौम्या यानी कि शिवांगी गौर से अपने चारों ओर देख रही थी। उसे वो घर नहीं बल्कि महल लग रहा था। इतना बड़ा घर और चारों ओर हरियाली। उसे घर से दूर दूर तक कोई भी दूसरा घर नहीं था, चारों ओर हरियाली थी। घर के अंदर घुसते ही साइड में बड़ा सा फाउंटेन, चारों ओर बड़े बड़े पेड़, थोड़ा सा आगे जाकर एक और फाउंटेन था और उसके आगे जाकर घर की एंट्री। उनकी गाड़ी घर की एंट्री के आगे जाकर रुकती है तो राजीव जी जल्दी से गाड़ी के साइड में आते हैं ताकि वो सौम्या को अपनी गोद में उठा सके, लेकिन उनसे पहले ही देवांश सौम्या को अपनी गोद में उठा लेता है, जिसे देखकर राजीव जी चट जाते हैं और अपना मुंह बना लेते हैं। अब तक सौम्या फिर से सो चुकी थी। राजीव जी देवांश को कहते हैं कि उनकी प्रिंस को आराम से उसके कमरे में सुलाकर नीचे आ जाओ और पहले जाकर फ्रेश हो जाओ। उनकी बात सुन देवांश हमेशा हिलता है और सौम्या को ऊपर उसके कमरे में छोड़ना है और उनके साथ ही नस भी चले जाती है कमरे में उसको सुलाकर। बाकी सब लोग अपने अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं क्योंकि सब लोग सुबह से अस्पताल में ही थे। जल्द ही वह तीनों फटाफट से तैयार होकर जैसे ही अपने रूम से बाहर निकलते हैं तो उन्हें सौम्या के चीखने की आवाज सुनाई देती है। उसके चीख सुनकर तीनों ही डर जाते हैं और उसके कमरे की ओर भागते हैं। जैसे ही राजीव जी सीता जी और देवांश सौम्या के कमरे में पहुंचते हैं, वो अंदर जाते ही सौम्या को घेर लेते हैं और परेशान होते हुए पूछते हैं, जो रूम के कोने में बनी चेयर पर बैठी हुई थी, क्या हुआ बेटा, आप चीखी क्यों? क्या आपको कहीं चोट लगी है? बोलकर वो तीनों उसके ऊपर से नीचे तक देखते हैं, ये देखने के लिए कि कहानी उसकी चोट तो नहीं लग गई कि वो अचानक से चीखी क्यों। उनके ऐसा करते ही सौम्या यानी कि शिवांगी बोलती है, मैं इस वक्त कहाँ हूँ? आप लोगों ने तो कहा था कि हम लोग घर जाने वाले हैं, तो फिर यह इतनी भयानक जगह कौन सी है? कितना गंदा रूम है। आप लोग एक पेशेंट को इतने गंदे रूम में आकर कैसे रख सकते हैं? आपको पता है मैं आपका ठीक नहीं हुई हूँ, तो फिर इतने गंदे रूम में मुझे क्यों लेकर आए? और आप लोग भी मेरे आसपास नहीं थे, जबकि आपको पता है मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानती हूँ। वही सौम्या की बात सुनकर राजीव जी और सीता जी अब जाकर वो लोग अपने चारों ओर देखते हैं तो सीता जी की भी एक बार को चीख निकल जाती है और राजीव जी हैरान होते हुए अपने चारों ओर देख रहे थे। उन दोनों को इस तरह से उसे रूम को देखते हुए देवांश बोलता है, ऐसे क्या देख रहे हैं? यही आपकी प्रिंसेस का रूम? हाँ, ये बात अलग है कि अपने पिछले 1 साल से आप लोग इस रूम में नहीं आए हैं क्योंकि आपकी प्रिंस ने इस रूम में आपको आना अलाउड ही नहीं किया, लेकिन मैं चुप चुप के कैसे भी करके इस रूम में आ ही जाता था, इसलिए मुझे इन सब की आदत है।
सब लोग जब अपने चारों ओर देखते हैं तो वहां पर दीवारों पर ब्लैक और व्हाइट मिक्स करके ग्रे कलर बनाने की कोशिश की गई थी, जो दीवारों में चारों ओर फैला हुआ था, यानी कि कमरे को ग्रे कलर में पेंट किया हुआ था, जो ना तो ग्रे दिखता था, ना ब्लैक दिख रहा था, ना व्हाइट दिख रहा था। इससे कमर बहुत ही भयानक दिख रहा था। और रूम के चारों ओर एक लड़के की फोटो चिपकाई हुई थी। अजीबोगरीब की अलमारियां कमरे में रखी हुई थी और एक अलमारी खुली हुई थी जिसके अंदर बहुत ही अजीब सी चीज रखी हुई थी, जैसे कि किसी का यूज किया हुआ कप, एक फुटबॉल, एक सिंगल सॉक्स, एक फुटबॉल टी शर्ट, ये सब चीज उसे की गई थी। इनके अलावा भी बहुत सारी चीज थी, जैसे कि पेन, पेपर, अलग अलग तरह की चीज। और उसे अलमारी से बदबू भी आ रही थी, जिससे पता चल रहा था कि वो सब चीज किसी की उसे की गई है और कोई भी नहीं है। सौम्या को इतना शौक होते हुए देखा देवांश कहता है, बहन इतना शौक होने की जरूरत नहीं है, ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। और यह जो लड़के की फोटो चारों ओर फैल रखी है ना, ये भी तुम्हारी ही कारस्तानी है। और यह जो कैमरे का हल कर रखा है ना तुमने, ये सब इसी लड़के की वजह से है, क्योंकि तुम इसके पीछे इतना पागल थी कि तुमने हम सबसे लड़ाई कर रखी थी और हमको इस कमरे में आना अलाउड ही नहीं किया था, और अपने का हाल ये कर रखा है, तुम खुद ही देख लो। जब देवांश ये सब बोल रहा था तो राजीव जी एकदम से उसके पास आते हैं और उसके सर पर मरते हुए कहते हैं कि चुप रहो, ये सब बातें बकवास सौम्या के सामने मत करो, तुम भूल गए डॉक्टर ने क्या कहा था। उन सब की बातें सुनते हुए सौम्या यानी कि शिवांगी खुद से ही कहती है, अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी कि यह जो लड़की है वो इस लड़के के प्यार में पागल है। तो वो सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए उन तीनों से बोलता है, देखिए अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं पहले किसी लड़के के प्यार में इतनी पागल थी, लेकिन जो भी है अब मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। तब मैं फिर से शुरू से सब कुछ स्टार्ट करना चाहती हूँ। और यह जो लड़का है जो भी है, अभी मेरे दिल में इसके लिए कोई भी फीलिंग नहीं है, तो अभी प्लीज मैं इससे कोई भी बात नहीं करना चाहती। अगर यह चाहे भी तो भी नहीं, तो प्लीज आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। और अभी के लिए प्लीज मेरे को बुलाकर यह रूम साफ करवा देंगे, क्योंकि मुझे इस रूम में घुटन हो रही है। मैं ऐसे रूम में बिल्कुल नहीं रह सकती। ये दिखने में ही कितना भयानक लग रहा है। अगर हमारी अजीबोगरीब ये सारी की सारी यह बहुत अजीब है। उसकी बात सुनते हुए राजीव जी मुस्कुराते हुए उसके पास आते हैं और कहते हैं, आपने सच कहा बेटा, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप चिंता मत करो, मैं कल तक आपके लिए एक अच्छा सा रूम तैयार करवा दूंगा। उनके पास सुनकर सौम्या थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, फिर कहती है, लेकिन एक दिन में ये सब कैसे होगा, और इससे तो बहुत खर्चा भी होगा। आप चिंता मत कीजिए, बस ये जो रूम में गंदी चीज रखी है इनको प्लीज यहाँ से हटा दीजिए। बाकी मैं चीज जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं कर लूंगी। भाई उसकी बात सुनते हुए तीनों को तो एक के बाद एक जैसे झटके पर झटका लगता जा रहे थे, क्योंकि यह सौम्या पिछली सौम्या की तरह बिल्कुल भी व्यवहार नहीं कर रही थी। देवांश धीरे से सीता जी के कान में बोलता है, मॉम आखिर हमारी प्रिंसेस को हो क्या गया है? वो हमारी प्रिंसेस की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रही है। लेकिन एक बात तो सच है, ऐसी याददाश्त जाने वाली बीमारी की वजह से हमारी प्रिंसेस की आदतें अच्छी हो रही हैं। जिस लड़के को वह नींद में मिल नहीं भूल पाती थी, आज वो ये बोल रही है कि उसके मन में उसके लिए फीलिंग्स नहीं है। जी अच्छे खासे कमरे को उन्होंने अपने हाथों से बिगड़ा था, आज उनको वह रूम भी अच्छा नहीं लग रहा है। जिस लड़के की पसीने वाली शर्ट को वो ऐसे गले से लगाकर घूमती थी जैसे उसमें से पता नहीं कौन सी खुशबू आ रही हो, आज उसको इस टी शर्ट में से बदबू आ रही है। सबसे बड़ी बात, पैसे, उसे कब से पैसे की वैल्यू होने लगी। कह रही है कि वो उनसे खर्चा नहीं करना चाहती फालतू का। रियली ये राजीव जी जब देवांश को सीता जी के पास जाकर ऐसे खुश और खुशहाल करते हुए देखते हैं तो वो उसकी ओर देखते हुए उसको घर कर देखते हैं और अपनी आंखें दिखाते हैं जैसे उसको धमकी दे रहे हो कि अभी के अभी चुप हो जाओ। और उनकी आंखों ही आंखों के इशारे को देवांश समझ भी जाता है और एकदम से अपने मुंह पर उंगली लगाकर थोड़ा साइड होकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद राजीव जी सौम्या के पास आते हैं और कहते हैं, बेटा आप पैसों की बिल्कुल चिंता मत करो, आपके पापा के पास बहुत सारे पैसे हैं, इतने पैसे कि अगर आप उनको उड़ाओगे भी तो भी कम पड़ेंगे। समझ गए? फिलहाल के लिए आप एक काम करो, अगर आपको इस रूम में अच्छा नहीं लग रहा है तो आप दूसरे रूम में जाकर रेस्ट करो, और कल देवांश के साथ आपके पास एक आदमी आएगा, आप उसको अपनी पसंद की चीज बता देना, जो भी आपको पसंद है, और आपके पसंद के अकॉर्डिंग ही हम आपका टीम तैयार कर देंगे और कल रात तक आपका रूम तैयार हो जाएगा। उनकी बात सुनकर सौम्या से हमें सर हिला देती है। उसको पहले से ही पता था कि राजीव मल्होत्रा एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो दुनिया में टॉप 5 कंपनी में आते थे, तो उसे पैसों की कोई कमी हो ये तो होने से रहा।
उसके बाद वो लोग सौम्या को उसके बगल वाले रूम में ही शिफ्ट कर देते हैं। उसके बाद सीता जी मेरे को सौम्या के लिए डिनर लाने के लिए बोलती है। उसके बाद वह उसको अपने हाथों से डिनर करवाती है। उसके बाद वह नर्स की हेल्प से उसे उसकी दवाइयाँ देती है। उसके बाद उसे अच्छे से ढका कर उसे सोने के लिए कहकर वह सब सौम्या के रूम से बाहर चले जाते हैं। थोड़ी देर में सौम्या को भी नींद आ जाती है। जब तीनों देखते हैं कि मीरा सो चुकी है तो तीनों यानी कि सीता जी, राजीव जी और देवांश तीनों नीचे डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं और अपना डिनर करते हैं। उसके बाद तीनों जाकर लिविंग रूम में बैठ जाते हैं। तीनों ही चुप बैठे थे कि इतने में उसे छुट्टी को तोड़ते हुए राजीव जी कहते हैं, मैंने एक फैसला किया है। उनकी इस बात को सुनते ही सीता जी और राजीव जी उन्हें थोड़ा कंफ्यूजन में देखते हैं। उन्हें अपनी ओर इस तरह देखकर राजीव जी अपनी बात पूरी करते हुए कहते हैं, देखिए जो भी हुआ उसमें ये कहीं पर भी साबित नहीं हुआ कि जो भी हुआ वो सब हमारी प्रिंसेस सौम्या ने किया और बिना पूरी बात जाने वो दोनों के दोनों उसको उसके की सजा दे गए। इसके बारे में उन्हें अच्छे से पूरी जानकारी भी नहीं थी, लेकिन हमने इन्वेस्टिगेट करवाया है। जो भी हुआ था उसमें हमारी प्रिंसेस का कोई लेना देना नहीं था। वो बस वहां पर खड़ी थी। जो भी किया था वह उसे दूसरी लड़की ने किया था। क्या नाम बताया था उसने उसे लड़की का? हाँ, हिमानी नाम की लड़की थी जिसने 3 को धक्का दिया था और मेरे पास इसकी पूरी एक वीडियो भी है जो ये बात साबित भी करती है। उनकी बात सुनते ही देवांश एकदम से बोल पड़ता है, दादा जब आपके पास प्रूफ है तो आप उन दोनों को क्यों नहीं भेजते? उनको भी अपनी गलती का रियलाइज होना चाहिए। अभी कम कीजिए, जल्दी से यह वीडियो आप उनको भेजिए। आप देखना जैसे ही उन्हें यह वीडियो मिलेगी वो जल्दी से वापस आएंगे और हमारी प्रिंसेस से माफी मांगेंगे। उसकी इस बात पर राजीव जी एकदम से थोड़े गुस्से वाली आवाज में कहते हैं, नहीं, उन्हें कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें जब अपनी बहन से कोई लेना देना ही नहीं है और उन्हें सिर्फ अपने दोस्तों की ही बात माननी है तो हम लोग भी उन्हें कुछ नहीं बताएंगे और उन्हें माफी भी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। उनकी नाराजगी की वजह से हमारी प्रिंसेस इतनी हर्ट हो गई क्योंकि जान जाते जाते बची है, इसलिए उनको को अच्छा सबक सिखाने की जरूरत है। यह मैं बात इसलिए आप दोनों से कह रहा हूँ क्योंकि आप दोनों भी उन दोनों को, माहिर और मिहिर दोनों को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है कि प्रिंसेस का एक्सीडेंट हुआ है और वो उसकी याददाश्त जा चुकी है। जब भी वो वापस आएंगे, 1 साल 2 साल 3 साल या 4 साल जब भी वह आएंगे तब अपने आप उनको बातें पता चलेंगे और तभी हम उनको यह वीडियो भी दिखाएंगे। तब जाकर उनको अपनी गलती का एहसास होगा। और हाँ, प्रिंस को भी आप उन दोनों के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। कि तभी उनकी इस बात पर सीता जी बोलती है, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? प्रिंसेस से हम कैसे कुछ नहीं छुपा पाएंगे? प्रिंसेस हमारे साथ इस घर में रहेगी और यहाँ पर उन दोनों की कितनी फोटो है? क्या वो इन फोटो को देखकर कभी हमसे पूछे कि नहीं कि यह कौन है? उनके इस तरह पूछने पर राजीव जी उनका जवाब देते हैं, मैंने यह नहीं कहा कि हमको यह नहीं बताना है कि उनको 2 बड़े भाई भी हैं। आखिर यह फैमिली है उनको पता होना चाहिए कि उनके 2 बड़े भाई और हैं। लेकिन जब देखेगी उनके आसपास तो वह है ही नहीं और उनका उनसे ज्यादा कोई लेना देना भी नहीं है तो अपने आप ही समझ जाएगी कि उन दोनों का उसके साथ कुछ खास रिश्ता नहीं है। और जैसे कि उनकी याददाश्त जा चुकी है तो उनका लगाव भी उनसे खत्म हो चुका है। आपने देखा नहीं, जब हम उनके सामने गए थे तो उन्होंने हमें पहचाना नहीं था और हमारे साथ उनका लगाव भी नहीं था। लेकिन जब हमने उनसे प्यार से बातें की, उनको सब समझाया, तब धीरे धीरे वो हमसे बातें कर रही हैं। लेकिन अभी भी हमसे उनका लगाव उसी तरह से नहीं है जैसे पहले था। वैसा ही उनका रिएक्शन जब वह माहिर और मिहिर को देखेगी उनके साथ भी वैसा ही होगा। वो उन दोनों को नहीं पहचानेगी और यही सजा होगी उन दोनों नालायकों की। केजी बहन को सजा देने के लिए वह लोग उसे दूर गए हैं, अब वह बहन ही उन्हें नहीं पहचानेगी। यही उनकी सजा भी होगी और उनका सबक भी कि किसी बात को पूरा जाने बगैर किसी भी निर्णय पर नहीं आना चाहिए। उनकी इस बात पर देवांश और सीता जी दोनों उनकी बात से सहमत होते हैं कि तभी देवांश उनसे कहता है, पर डैड जहां तक मुझे पता है उन दोनों ने पक्का सौम्या के पीछे अपने कुछ लोग छोड़े होंगे जो सौम्या की जानकारी उनको देते रहेंगे। इस बात पर आप क्या करेंगे? उसके बाद सुनते ही राजीव जी मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, वो सब तो मुझ पर छोड़ दो। वही ऊपर सौम्या जिस कमरे में सोई हुई थी, अचानक से उसकी नींद टूट जाती है तो वो उठकर बेड पर बैठ जाती है और अपना सर बेड से लगाए पीछे की ओर करती है और आंखें बंद करके नॉवल के बारे में सोचने लगती है जो उसने पढ़ी हुई थी। असल में नॉवल में हुआ ये था कि सौम्या जिससे प्यार करती है उसका नाम है पार्थ, लेकिन पार्थ प्यार करता है टीना नाम की लड़की से। और जिस दिन सौम्या का एक्सीडेंट हुआ था उसी दिन सौम्या ने पार्थ को प्रपोज भी किया था।
लेकिन पार्थ ने बड़ी बेदर्दी से उसका दिल तोड़ते हुए उसी के सामने टीन को किस किया था, जिससे सौम्या का दिल बुरी तरह से टूट गया था और वो स्विमिंग पूल के पास बैठी हुई थी। थोड़ी ही देर बाद टीना उसका मजाक बनाने के लिए उसके पास आती है और उसका मजाक बनाने लगती है, जो बात सब लोग देख रहे थे और उसे एंजॉय भी कर रहे थे, क्योंकि कोई भी सौम्या को पसंद नहीं करता था। कि इतने में टीन की ही दोस्त हिमानी, जो ठीक सौम्या के पीछे खड़ी थी, जैसे ही वो देखी है कि टीना की पीठ सौम्या के सामने है और वो उसकी ओर नहीं देख रही है, तो वो टीना को धक्का दे देती है। दूर से देखने वाले को ये देखकर ऐसे ही लगता है जैसे कि सौम्या ने उसे धक्का दिया है। धक्का देने के वजह से टीना एकदम से स्विमिंग पूल में जाकर गिर जाती है, और क्योंकि उसे तैरना नहीं आता, जिस वजह से वो अपने हाथ पैर चलने लगती है, कि तभी पथ भागते हुए आता है और वह भी स्विमिंग पूल के अंदर चला जाता है और टीना को बाहर निकलता है। जैसे ही सब लोगों की नजर टीना पर जाती है कि वो स्विमिंग पूल में गिर गई है, सब लोग उसे और आते हैं और सब लोग कहने लगते हैं कि सौम्या ने ही टीना को धक्का दिया, क्योंकि सब लोग जानते थे कि क्योंकि पार्थ टीना से प्यार करता है और उसने आज सौम्या का प्रपोज भी उसी की वजह से ठुकराया है, जिस वजह से गुस्से और जलन में सौम्या ने टीना को पानी में धक्का दे दिया। इसी वजह से पार्थ गुस्से में आकर सौम्या पर हाथ तक उठा देता है, लेकिन वहीं पर खड़े उसके भाई यानी कि माहिर और मिहिर कुछ नहीं कहते, बल्कि उल्टा सौम्या को ही डांटना लगते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, और वो उसे छोड़कर पार्थ के साथ पार्टी से चले जाते हैं। इस बात से सौम्या इतना ज्यादा हट हो गई कि वो थोड़ी देर वही बुत बने खड़ी रह गई, लेकिन जैसे ही उसे होश आया वह भागते हुए गेट से बाहर निकली, लेकिन बाहर निकलते ही उसका एक्सीडेंट हो गया और वो अस्पताल पहुंच गई। इन्हीं सब बातों को याद करते हुए शिवांगी यानी कि सौम्या ये सोच रही थी कि क्यों उसके मॉम डैड ने अब तक उसके सामने माहिर और मिहिर का जिक्र नहीं किया, लेकिन फिर वह ये सोचती है कि अगर उन्होंने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया है तो वह भी कुछ नहीं बोलेगी और यह भी नहीं बताएगी कि उसे उनके बारे में पता है, नहीं तो उन्हें उसे पर शक हो सकता था कि जब उसे उसकी याददाश्त ही चली गई है तो उसे कैसे पता कि उसके 2 और बड़े भाई हैं। सौम्या अपनी जगह से खड़ी होती है और बालकनी में जाकर बैठ जाती है। वो बाहर आते वक्त अपने साथ एक शॉल भी लेकर आई थी, क्योंकि ठंड के दिन थे और सौम्या इस वक्त बीमार थी। उसे पता था सौम्या का शरीर बहुत वीक है तो उसे उसका ध्यान रखना पड़ेगा, तो वो थोड़ी देर बालकनी में ही शोर बैठी रहती है और चांद को देखते रहती है और खुद से ही कहती है, अब जब मैं सौम्या बनकर इस नोवेल में आ ही गई हूँ तो अब मैं पुरानी सौम्या को पूरी तरह से खत्म करूंगी और उसको शिवांगी में बदलेगी। अब नहीं सिर्फ सौम्या के अंदर शिवांगी की रूह है तो उसकी हरकतें भी शिवांगी की तरह ही होगी। वह एकदम बिंदास होकर जाएगी और किसी से डरेगी नहीं और ना ही कोई बेवकूफी करेगी और ना ही किसी के पीछे भागेगी। अब सब लोग नई सौम्या यानी कि शिवांगी के पीछे भागेंगे और इसकी शुरुआत मैं कल से करूंगी। सबसे पहले मुझे अपने इस बॉडी को सही करना होगा, इस स्ट्रांग बनाना होगा और अपनी प्रैक्टिस भी करनी होगी। बल्कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि अब मैं ज्यादा प्रैक्टिस करूंगी और अब क्योंकि मेरे पास पैसे भी हैं तो अब मैं एक ट्रेनर से भी ट्रेनिंग दे सकती हूँ और एक प्रोफेशनल फाइट प्रैक्टिस की ट्रेनिंग ले सकती हूँ। कल से उसे क्या क्या करना था वह सब कुछ अपने दिमाग में नोट करती है। उसके बाद वापस से रूम में आती है और सोने के लिए लेट जाती है। जल्दी उसे नींद भी आ जाती है। अगले दिन सौम्या की आंखें जब खुलती है तो उसकी नजर सीधे सामने लगी दीवार घड़ी पर जाती है, जिसमें अभी सुबह के 7 बजे रहे थे। वो अपने बिस्तर में उड़ने ही सूर्य भगवान को प्रणाम करती है और सीधे वॉशरूम में फ्रेश होने और एक्सरसाइज के लिए कपड़े बदलने के लिए चली जाती है। जब वह बाहर आती है तो इस वक्त वह बहुत ही सुंदर लग रही थी, या फिर बोलना जाए तो वह कह रही थी। उसने इस वक्त स्पोर्ट्स शॉर्ट टॉप और साथ ही एक हॉट पैंट पहनी है। वो सीधे अपने बालकनी में जाती है और वहां पर बैठकर थोड़ी देर प्राणायाम करती है। उसके बाद कुछ सिंपल एक्सरसाइज और योग करती है। आज वो ज्यादा नहीं करना चाहती थी क्योंकि आज से वो इस बॉडी में एक्सरसाइज की शुरुआत करना चाहती थी, जिससे उसकी बाद में प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद वो सीधे बाथरूम में जाती है और शावर लेके बाहर आती है और अपने कपड़े चेंज करके वापस से अपने बेड पर बैठ जाती है। लेकिन अब वो थोड़ा थोड़ा बोर होने लगी थी क्योंकि अब तक 9 बजे बज चुका था। जैसे ही वो सोचती है कि ब्रेकफास्ट टाइम हो गया है, उतने में उसे एक नर्स अपने रूम में आई हुई दिखाई देती है, जिसके हाथ में ट्रे थी। वो सौम्या का नाश्ता लेकर आई थी, लेकिन इससे पहले कि वो उसे सौम्या को देती तो मैंने उसे मना कर दिया और कहा कि वो सभी लोगों के साथ नाश्ता करेगी। ऑनर्स ठीक है बोलकर उसको अपने साथ नीचे ले आती है।
जब सब लोग सौम्या को नीचे आते देखते हैं तो एकदम से उसके पास आते हुए कहते हैं, अरे प्रिंस आपको क्या हुआ, आप नीचे क्यों नहीं, आपको कुछ चाहिए था तो आप हमको आवाज लगा देती या फिर नर्स से कह देता, आपको नीचे आने की क्या जरूरत थी। उनका ऐसे रिएक्शन देख सौम्या को समझ नहीं आता कि वह क्या ही कहे, तो इतने में नर्स कहती हूँ, सर एक्चुअली सौम्या मैं थोड़ा बोर हो रही थी, इससे उन्होंने कहा कि वो आप लोगों के साथ नाश्ता करना चाहती है, इसीलिए मैं उनको नीचे ले आई, और एक तरीके से अच्छा भी है, अकेले कमरे में बंद होने से वह और परेशान हो जाएंगे, अगर आप लोगों के साथ घुल मिलकर रहेंगे तो वह ज्यादा जल्दी ठीक होंगे। सबको नर्स की बात सुनकर एक बार तो यकीन ही नहीं होता कि सौम्या उन सबके साथ नष्ट करेगी, क्योंकि पिछले 1 साल से उनके साथ नाश्ता करना तो दूर की बात है, उसने उनके साथ एक टाइम का खाना भी नहीं खाया था, उसने सब लोगों से दूरी बना ली थी। लेकिन अब वह धीरे धीरे उनके पास आ रही है, उनकी पहले वाली प्रिंसेस की ही तरह। ये सोचकर वह सब लोग खुश हो जाते हैं और आराम से उसका हाथ पकड़कर अपने साथ डाइनिंग टेबल तक लेकर आते हैं। जब सौम्या वहां पहुंचती है तो देखी है जी चेयर पर उसे बैठ रहे हैं, उसे सीट पर एक छोटा सा और प्यारा सा पिंक कलर का टेडी भी लगा हुआ है। खाली ही थी, इस पर कोई नहीं बैठता था और ना ही कोई बैठने की हिम्मत करता था। यहाँ तक कि माहिर और मेहर भी इस सीट पर किसी को बैठने नहीं देते थे, भले ही वह अपनी बहन पर नाराज रहते थे, उसको हमेशा डांटे रहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वह लोग उसे बहुत प्यार भी करते थे। सौम्या को वहां पर बैठकर सब लोग उसे प्यार से नाश्ता करवाते हैं और साथ में अपना भी करते हैं। नाश्ता करने के बाद देवांश सौम्या से पूछता है, सिस्टर अगर तुम बोर हो रही हो तो हम थोड़ी देर बाहर गार्डन में चल सकते हैं, बाहर खुले में तुमको अच्छा लगेगा, बोलो क्या कहती हो। उसकी बात सुनते ही राजीव जी उसके सर पर मारकर कहते हैं, याददाश्त उसकी गई है या तेरी, तेरे कॉलेज नहीं है, तुझे कॉलेज नहीं जाना, अभी प्रिंस का टाइम सिर्फ मेरा है और उसे मैं लेकर गार्डन में जाऊंगा। इतना कहते ही वो सौम्या का हाथ पकड़ते हैं और उससे पूछते भी नहीं और उसे लेकर बाहर गार्डन की तरफ चलते हैं। देवांश मुंह बनाते हुए सीता जी को देखा है तो वह भी अपने हाथ खड़े कर लेती है कि इस मामले में वह कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सीता जी को पता था कि राजीव जी अपने प्रिंस के लिए कितना पजेसिव हैं और पिछले 1 साल से सौम्या की रखी बिहेवियर की वजह से वह कितना दुखी रहने लगे थे। लेकिन अब सब धीरे धीरे ठीक हो रहा है तो राजीव जी भी पहले से ज्यादा उसके लिए पजेसिव होने लगे हैं, क्योंकि उनकी प्रिंस कुछ 1 साल से उनसे दूर जो रह रही थी, या फिर यह कहना सही होगा कि उसने उनसे और बाकी सबसे दूरी बना रखी थी। आगे स्टोरी में हम पूरे 3 साल का लीप लेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि इन 3 सालों में क्या क्या हुआ। ऐसे ही धीरे धीरे समय बिता गया। सौम्या पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी और वो पहले वाली शिवांगी यानी कि आपकी सौम्या पहले वाली शिवांगी से भी ज्यादा बेहतर हो चुकी थी हर चीज में। और उसने अपना एडमिशन भी दूसरे कॉलेज में करवा लिया था जहां वो इस वक्त बिजनेस की पढ़ाई कर रही थी, और इस साल उसका लास्ट ईयर था जिनके रिजल्ट आने वाले थे। इस बीच उसकी दोस्ती कॉलेज के 3 लड़कों से हुई जिनका नाम था आकाश, ध्रुव और विहान। तीनों ही अमीर फैमिली से बिलोंग करते थे और दिखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम थे। उन चारों का ग्रुप बना था जो उसे ग्रुप का नाम था द स्टार्स। उन चारों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और उन तीनों को राजीव जी और देवांश और सीता जी तीनों ही अच्छी तरीके से जानते थे और वह लोग भी उन्हें पसंद करते थे। सौम्या की लड़कियों में कोई भी दोस्ती नहीं बनी क्योंकि उसकी लड़कियों से बनती ही नहीं थी। जिस कॉलेज में वह पढ़ती थी वहां ज्यादातर अमीर लड़कियां ही पढ़ती थी, जिनमें घमंड तो कूट कूट कर भरा था, लेकिन फिर एकदम नाजुक कली टाइप, और जो हमेशा गॉसिप करती रहती थी और हमेशा लोगों को परेशान ही करते रहते थे, जो कि सौम्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और इतने समय में सौम्या की सीता जी, राजीव जी और देवांश तीनों से बहुत अच्छी बनने लगी थी। जहां सौम्या राजीव जी के साथ मिलकर हमेशा मस्ती क्या करती थी और उनके साथ देवांश भी दिया करता था, जिसकी वजह से तीनों ही सीता जी से डांट भी खाते थे। और देवांश और सौम्या में तो बिल्कुल एक कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई होती थी, लेकिन प्यार भी दोनों एक दूसरे से उतना ही करते थे। और इस बीच माहिर मेहर एक बार भी इंडिया वापस नहीं आए, लेकिन उनके आदमी उनको बीच बीच में सौम्या की खबर पहुंचाते रहते थे, लेकिन वही खबर जो राजीव जी उन तक पहुंचाना चाहते थे। इन 3 सालों में सौम्या ने ध्रुव, आकाश और विहान के साथ मिलकर अपनी एक अलग कंपनी खोली थी और इस कंपनी की सीईओ थी सौम्या। जहां आकाश उसका राइट हैंड, विहान उसका लेफ्ट हैंड, तो वहीं ध्रुव उसका वो सब काम करता था जो आकाश और जो भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि ध्रुव का बैकग्राउंड थोड़ा मिस्टीरियस था जिस बारे में सिर्फ सौम्या को और आकाश और विहान को ही पता था। इस वक्त सौम्या डार्क वेबसाइट पर डांस कर रही थी, लेकिन उसका कोई भी काम अंडरवर्ल्ड से जुदा नहीं था।
इस बीच अंडरवर्ल्ड के ही एक माफिया किंग नाम के आदमी ने सौम्या के लिए कुछ परेशानी खड़ी करने की कोशिश की तो सौम्या ने एक ही दिन में उसकी पूरी माफिया को इस दुनिया से अलविदा कर दिया, जिसके बाद से अंडरवर्ल्ड में भी सौम्या का दबदबा रहने लगा और सभी उसे क्वीन नाम से जाने लगे। लेकिन किंग को करने का सौम्या का मकसद अंडरवर्ल्ड से राजकरण नहीं था, वह तो सिर्फ उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा था, तो उसने उसे सिर्फ अपना छुटकारा पाया, बाकी उसका अंडरवर्ल्ड से कोई भी ज्यादा लेना देना नहीं था। और इस बारे में किसी को भी नहीं पता था कि सौम्या की अपनी कंपनी भी है, यहाँ तक कि राजीव जी को भी नहीं पता था इस बारे में। 3 साल बाद सौम्या सुबह के वक्त जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे आती है डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने के लिए, और जो जल्दीबाजी में ही नाश्ता भी करती है तो सीता जी उसे टोकते हुए कहती है, बेटा जल्दीबाजी में कहाँ जा रही हो, नाश्ता पहले सही से करो, उसके बाद जाना जहाँ भी जाना है। सौम्या, मॉम मुझे बहुत लेट हो रहा है, आपको तो पता ही है ना आज रिजल्ट आ रहा है, तो मुझे जल्दी से कॉलेज भी पहुंचना है। उर्दू का फोन आया था, उसने जल्दी बुलाया है, इसलिए मुझे अभी निकलना पड़ेगा, मैं रास्ते में कर लूंगी नाश्ता, आप पैक करके दे दो। सीता जी, अच्छा ठीक है, मैं नाश्ता पैक ही कर देता हूँ, तुम कॉलेज में ही कर लेना। इतने में देवांश बीच में टपकते हुए कहता है, मॉम अगर आप स्कूल कॉलेज में नाश्ता के लिए कहोगे तब तो इसने कर ही लिया नाश्ता, वो जो इसके तीनों दोस्त हैं वो इसका नाश्ता इसके कॉलेज पहुंचने से पहले खत्म कर देंगे। देवांश की बात सुनते ही सौम्या उसको घूमते हुए देखते हैं तो देवांश कहता है, मुझे ऐसे घर के मत देख, और वैसे भी मैं झूठ कहा तो जब भी अपना नाश्ता कॉलेज लेकर जाती है वह तीनों तेरे नाश्ते पर ऐसे झपट पड़ते हैं जैसे उन्होंने कभी नष्ट किया ही ना हो। सौम्या भाई, आप मेरे दोस्तों के बारे में कुछ भी मत बोलिए, वो सारा नहीं खाते हैं, मेरे लिए भी बचा देते हैं, और वैसे भी उनको मॉम के हाथों का खाना बहुत पसंद है। सीता जी, अच्छा लड़ना बंद भी करो, और सौम्या तुमको अब देर नहीं हो रही है। अच्छा मैं काम करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ साथ उनके लिए भी नाश्ता पैक कर देता हूँ, और तुम जाकर उनको उनका टिफिन दे देना, और तुम अपना खुद खाना समझ गई ना। जब सीता जी सौम्या को अपनी आंखें दिखाते हुए कहती है तो सौम्या भी अच्छे बच्चों की तरह हमें अपना सिर हिला देती है। वही उसको ऐसा करता देख देवांश राजीव जी से कहता है, देखो तो दाद मॉम के सामने कितनी सीधी बनती है, इसकी इसी एक्टिंग की वजह से हमेशा इसकी डांट हम लोगों को खानी पड़ती है। उसकी यह बात सुनते ही राजीव जी उसे अपनी आंखें दिखाते हुए कहते हैं, तुम ज्यादा बोल मत करो, और क्या हो गया अगर तुम उसके बदले थोड़ी सी डांट खा लेते हो तो, तुम्हारी इकलौती बहन है, इतना तो तुम उसके लिए कर ही सकते हो। और हाँ, मेरी प्रिंसेस को ज्यादा तंग मत किया करो, समझ में आए बात, नहीं तो मोम के साथ साथ मेरी भी डांट खानी पड़ेगी। राजीव जी की बात सुनकर देवांश का मुंह ही बन जाता है। इतने में सीता जी टिफिन लेकर आती है, जो कि एक नहीं बल्कि 4 थे, एक सौम्या के लिए और बाकी उसके तीनों दोस्तों के लिए। वो उन्हें सौम्या को पकड़ते हुए कहती है, अच्छे से नाश्ता करना, और जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा हमको फोन करके बताना। उनकी बात सुनते ही सौम्या बोलती है, ठीक है मोम, समझ गई, अच्छा अब मैं चलती हूँ, बाय बाय। बोलते हुए को जल्दी से सीता जी के पास आती है और उनके गाल पर एक किस करती है, और जल्दी से देवांश के पास आते हुए उसके बाल बिगड़ते हुए राजीव जी के पास जाती है और उनके दोनों गालों पर किस करती है, और वहां से भागते हुए बाहर की ओर चली जाती है। उसके बाहर जाते ही देवांश चढ़ते हुए कहता है, ये गलत बात है मोम, आपको एक किस, पापा को 2 किस, और मुझे जब देखो मेरे बाल बिगड़ते हुए चली जाती है। उसकी बात सुनते ही राजीव जी और सीता जी दोनों हंसने लगते हैं, और थोड़ा हंसने के बाद सीता जी कहती है, बेटा वह आपसे प्यार करती है इसलिए वह आपके साथ ऐसा करती है। सीता जी की बात सुनते ही देवांश भी हंसते हुए कहता है, आई नो मॉम, मैं तो बस मजाक कर रहा था, और मुझे मेरी यह न्यू वर्जन सौम्या बहुत पसंद है। उसके बाद सब नाश्ता करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर सौम्या की बाइक एक बड़ी सी कंपनी के आगे जाकर रुकती है। वह अपनी बाइक पार्क करती है और सीधे उसे कंपनी के टॉप फ्लोर पर बने केबिन के अंदर चली जाती है और वहां की हेड चेयर पर बैठकर कुछ काम करने लगती है। थोड़ी देर में उसके केबिन लॉक होता है और उसके साथ ही 3 लड़के अंदर आते हैं, जो और कोई नहीं ध्रुव, आकाश और विहान है। वह तीनों अंदर आते ही सबसे पहले तो सौम्या को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। उसके बाद तीनों एक एक करके उसकी कंपनी की सारी अपडेट देते हैं और अपने पास वाली फाइल उसको देखकर वहां से बाहर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सौम्या जल्दी से लैपटॉप पर कुछ काम करती है और वहां पर रखी सारी फाइल्स को जल्दी जल्दी चेक करती है। लगभग 1 घंटे बाद उसका काम खत्म होता है तो वह वापस से नीचे पार्किंग एरिया में चली जाती है, जहां पर जो विहान और आकाश उसका इंतजार कर रहे थे।
पार्किंग एरिया में उनके पास आते ही अब तक जो सौम्या एक बस की तरह बिहेव कर रही थी, अब वो उनके दोस्त बन जाती है और अपने पास रख बैग से एक टिफिन उनको देती है और कहती है मोम ने भेजा है तुम लोगों के लिए, क्योंकि तुम लोग मेरा जो खा जाते हो। वो तीनों ही टिफिन देखकर खुश हो जाते हैं और वहीं पर खोलकर खाने लगते हैं कि इतने में सौम्या उनको टोकते हुए कहती है, अरे ओ 100 जनों के भूखे लोग, वो जो उसने खाना है ना वो ठंडा हो गया है, पहले सीधे कॉलेज चलो, वहाँ कैंटीन में इसको गर्म करवा लेना। आकाश, क्या यार सौम्या पहले क्यों नहीं बताया, हम कैफेटेरिया से गर्म करवा लेते, अब हमें कॉलेज तक का वेट करना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर ध्रुव और विहान भी उसकी हाँ में हाँ मिलते हैं तो सौम्या उनको आंखें दिखाई है तो तीनों चुपचाप अपने अपने टिफिन को अपने बैग में डालते हैं और अपनी अपनी बाइक चारों अपने कॉलेज की ओर निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक बड़े से कॉलेज की पार्किंग एरिया में 4 बाइक एक साथ एक जगह पर अपनी बाइक पार्क करते हैं और स्टाइल से अपने बाइक से उतरते हुए कॉलेज की ओर चल देते हैं। बीच में सौम्या चल रही थी, उसके एक साइड ध्रुव था तो दूसरी साइड आकाश और विहान, चारों के चार ही देखने से ही एकदम गजब लग रहे थे। सौम्या जिसने इस वक्त एक लेदर जैकेट अंदर से व्हाइट कलर की शर्ट नीचे ब्लैक कलर की जीन्स पहनी हुई थी और अपने बाल खुला छोड़े थे, दूर से देखने से ही यह उसे ग्रुप की लीडर लग रही थी। बाकी तीनों लड़के भी ध्रुव, आकाश और विहान भी काम नहीं लग रहे थे, तीनों ही कॉलेज में सबसे हैंडसम लड़कों में से थे। चारों कॉलेज पहुंचते ही सीधा कॉलेज की कैंटीन में जाते हैं और वहां अपना अपना टिफिन गर्म करवाकर अपनी फिक्स टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। वहां पर सब अपना नाश्ता खत्म करते हैं और उसके बाद अपनी क्लासरूम की ओर चल देते हैं। क्लासरूम में पहुंचते ही चारों क्लास की सबसे पीछे वाली बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं। क्लास की लास्ट बेंच भी उनकी फिक्स थी। हालांकि यह कहा जाता है कि क्लास की सबसे पीछे वाली बेंच पर क्लास के सबसे बेकार बच्चे ही बैठते हैं, लेकिन ये तीनों लड़के ही क्लास में पढ़ने सबसे ज्यादा नंबर लेकर आते थे और सौम्या तो वो तो पूरे कॉलेज में टॉप करती थी। लेकिन फिर भी वो लोग क्लास की बैक बेंच पर ही बैठे थे, जिससे कि अगर क्लास के बीच में उनका कोई इम्पोर्टेंट बात करनी हुई तो वह लोग आराम से कर सके। पूरे कॉलेज में उनका ये ग्रुप फेमस था। चारों क्लास में बैठे ही थे कि इतने में क्लास में टीचर आते हैं और रिजल्ट को वो सब बच्चों के हाथ में एक एनवलप के रूप में देते हैं। यह इस कॉलेज का हमेशा से रोल था कि रिजल्ट को कभी भी कॉलेज के बॉर्डर पर नहीं लगेगा, नहीं इंटरनेट पर आएगा, सब बच्चों को उनके रिजल्ट पर्सनली उनके हाथों में दिए जाएंगे और कॉलेज में सिर्फ टॉप 10 बच्चों के रिजल्ट ही अनाउंस किए जाएंगे। एनवलप देने के बाद टीचर सभी बच्चों को टॉपर और बाकी के जो टॉप 10 बच्चे थे उनके नाम बता देती है। ऑब्वियसली टॉपर सौम्या थी, सेकंड विहान, थर्ड ध्रुव और चौथा आकाश। रिजल्ट अनाउंस करने के बाद टीचर उन सभी को बताती है कि जितने भी सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए आज शाम कॉलेज में फेयरवेल पार्टी रखी गई है और वहां कॉलेज के सारे टीचर्स, प्रिंसिपल, डायरेक्टर भी होंगे और वहां पर टॉप 5 बच्चों को मेडल और टॉपर को ट्रॉफी भी दे जाएगी। उसके बाद टीचर उन सभी को आज के लिए इनविटेशन कार्ड भी दे देते हैं और कहते हैं कि वो लोग अपने साथ अपने पेरेंट्स को भी ला सकते हैं। उसके बाद टीचर क्लास से चले जाते हैं और उनके साथ साथ बाकी सारे बच्चे भी, लेकिन चारों यानी कि सौम्या, ध्रुव, आकाश और विहान क्लास में ही बैठे रहते हैं और चारों एक साथ ही अपने अपने पेरेंट्स को फोन करके आज शाम की पार्टी के लिए भी इनवाइट कर देते हैं। उसके बाद टीचर क्लास से चले जाते हैं और उनके साथ साथ बाकी सारे बच्चे भी, लेकिन चारों यानी कि सौम्या, ध्रुव, आकाश और विहान क्लास में ही बैठे रहते हैं और चारों एक साथ ही अपने अपने पेरेंट्स को फोन करके आज शाम की पार्टी के लिए भी इनवाइट कर देते हैं। अब आगे अपने अपने पेरेंट्स को इनवाइट करने के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं वापस में थोड़ी देर कंपनी जाकर काम करने का, तो चारों अपनी कंपनी की ओर निकल जाते हैं। कंपनी पहुंचते ही आकाश अपने डिजाइनर को फोन करता है और उन चारों के लिए डिजाइनर कपड़े लाने के लिए कह देता है ताकि चारों शाम को पार्टी से यहां से सीधा कॉलेज की ओर चले जाएं। जब वो लोग कंपनी पहुंच जाते हैं तो चारों अपने अपने काम पर लग जाते हैं। सौम्या सीधे अपने केबिन में पहुंचकर अपने पेंडेंट वर्क पूरे करने लगती है, क्योंकि आज उसके पास टाइम था तो वह जितने भी पेंटिंग वर्क थे उनको शाम तक कंप्लीट कर देती है। जैसे ही वह अपना काम कंप्लीट करती है वह अपने तीनों दोस्तों को फोन करके अपने केबिन में ही बुला लेती है। अभी बोलू सौम्या के कैबिनेट में बैठे ही थे कि इतने में ध्रुव को फोन आता है तो वह फोन अटेंड कर लेता है। थोड़ी देर फोन पर बात करने के बाद वह फोन को रखता है और सौम्या को देखते हुए थोड़ी सीरियस आवाज में कहता है, सौम्या यार एक प्रॉब्लम हो गई है। अभी मुझे पता चला है कि शाम की पार्टी में तुम्हारे वह दोनों भाई और पार्थ तीनों ही गेस्ट बनकर आने वाले हैं, तो अब क्या करें।
ध्रुव की बात सुनते ही आकाश और विहान भी सौम्या की ओर देखने लगते हैं, लेकिन जब वो सौम्या को देखते हैं तो सौम्या अली भी तरीके से मुस्कुरा रही थी और वह वैसे ही मुस्कुराते हुए कहती है, तुम लोग ये बात बताते हुए इतना दुखी क्यों हो रहे हो? ये तो अच्छी बात है ना कि वह तीनों आज आ रहे हैं। सौम्या के बात सुनकर आकाश थोड़ा हिचकी चाहते हुए कहता है, सौम्या देखो, हमें पता है कि पास में क्या हुआ था, क्या थोड़ा अजीब नहीं हो जाएगा जब कार्ड तुम्हारे सामने आएगा? सौम्या वैसे ही मुस्कुराते हुए उसके सवाल का जवाब देती है, अजीब नहीं, इनफैक्ट मैं तो ये सोच रही थी कि कितनी अच्छी बात है, जिस लड़की को वो रिजेक्ट करके किया था आज उसी को अपने हाथों से टॉफी देगा, कितना मजा आएगा ना उसकी शक्ल देखकर। उसके बाद सुनकर ध्रुव सौम्या से पूछता है, वो सब तो ठीक है सौम्या, लेकिन तुम्हारे उन दोनों भाइयों का क्या? जबकि बात सुनकर सौम्या थोड़ी सीरियस आवाज में रहती है, उन्हें भी आने दो, उन्हें भी तो पता चले कि जी बहन को वह बिना बात के सजा देकर गए थे, आज उनकी बहन कहां से कहां पहुंच गई है। हाँ, उनको पूरी बात नहीं पता चलेगी, लेकिन जितना हम उन तक पहुंचाना चाहते हैं वह तो बात पता चल ही जाएगी, और साथ में ध्रुव में क्या करना है। उसकी बात सुनकर ध्रुव अपना सर हमें हिलाते हुए कहता है, हाँ मुझे अच्छे से याद है, उनके आते ही जब वो तुमको देखेंगे उनके फोन पर वो वीडियो हम मिल कर देंगे, इससे उनका गिल्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ध्रुव की बात सुनकर सौम्या मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छी बात है, अच्छा अब तैयार हो जाते हैं, पार्टी का टाइम भी हो ही रहा है। अभियान, तुम अपने डिजाइनर को बोलकर मेरे लिए एक ऐसी ड्रेस मंगवाओ जिसमें सभी लड़के मुझे देखते ही रह जाएं और उसे बात खुराना को भी पछतावा होना चाहिए। सौम्या की बात सुनता है बाकी तीनों लड़के भी स्माइल करने लगते हैं। आधे घंटे बाद डिजाइनर भी उनकी ड्रेस लेकर आ जाती है और वो सभी अपने अपने रूम में तैयार होने लगते हैं। उसे ऑफिस में चारों के लिए ही उनका पर्सनल केबिन और केबिन में ही उनके लिए पर्सनल रूम बनाए गए थे, लेकिन उनमें भी सौम्या का केबिन और रूम सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस था, और वो भी क्यों ना वह इस ग्रुप की और इस कंपनी की बॉस जो थी। और हाँ, इस कंपनी का नाम भी उन लोगों ने दस्ताज नाम ही रखा था, क्योंकि यह नाम ही उनके ग्रुप की पहचान थी। तो इससे अच्छा और नाम क्या होता? तो जब उन्होंने कंपनी स्टार्ट की तो उन्होंने इसी नाम के साथ स्टार्ट की थी। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज के एंट्रेंस गेट पर एक बहुत ही लग्जरियस कार गेट पर आकर रुकती है और उसमें से पार्थ निकलकर बाहर आता है। वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था और इस कार की दूसरी साइड से उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि टीना बाहर आती है। उसने इस वक्त एक व्हाइट कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए कॉलेज में एंट्री लेते हैं। उनके आने के थोड़ी देर बाद ही एक दूसरी गाड़ी आकर रखती है और उसमें से माहिर और मिहिर दोनों गाड़ी से निकलते हैं और बाहर आते हैं। वो भी इस वक्त बहुत ही ज्यादा हैंडसम एंड डैशिंग लग रहे थे। वो दोनों भी कॉलेज में एंट्री लेते हैं। जब वो सब कॉलेज में पहुंचते हैं तो कॉलेज के डायरेक्टर उनको पर्सनली रिसीव करने के लिए आते हैं और उनको लेकर कॉलेज के ऑडिटोरियम में जाते हैं और वहां की गेस्ट सीट पर उनको बैठा देते हैं। एक सोफे पर जाकर टीना और पार्थ जाकर बैठते हैं तो दूसरे सोफा पर माहिर और मिहिर जाकर बैठते हैं। जहां पर वह बैठे थे वहां से पूरा ऑडिटोरियम साफ दिख रहा था। मिहिर अपने चारों ओर बड़ी गौर से देख रहा था। जब वह ऑडिटोरियम में बैठे सभी लोगों की ओर देखते हैं तो एक जगह जाकर उसकी आंखें दुखती जाती है, क्योंकि वहां पर उसको राजीव जी, सीता जी और देवांश दिखाई दे रहे थे। उन तीनों को वहां देखकर वह थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। फिर वह माहिर को देखते हुए पूछता है, माहिर यह मॉम डैड यहाँ क्यों आए हैं और साथ में देवांश भी है, देखो जरा सामने। महर की बात सुनते ही माहिर भी उसे जगह देखा है तो उसे भी अपने मॉम डैड दिखाई देते हैं, जिससे वह भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। उनकी ओर देखते हुए वह मिहिर से कहता है, अभी रुक जा, जैसे ही फंक्शन खत्म होगा हम सीधे मॉम डैड के पास ही जाएंगे और उनसे मिल भी लेंगे, आखिर बहुत टाइम हो गया उनसे मिले हुए। माहिर की बात सुनकर मेहर भी उसकी बात पर हाँ में अपना सिर हिला देता है। जल्द ही वहां पर स्टेज पर होस्ट आता है और फंक्शन शुरू करता है। इतने में कॉलेज के डायरेक्टर उसके बाद प्रिंसिपल एक एक करके अपनी अपनी स्पीच स्टेज पर आकर देते हैं। वहीं दूसरी ओर सीता जी परेशान होते हुए राजीव जी से कहती हैं, राजीव ये सौम्या कहाँ रहेगी, अब तक आए क्यों नहीं, कहीं कोई परेशानी तो नहीं होगी ना। उनकी बात का जवाब देते हुए राजीव जी कहते हैं, सीता तुम परेशान मत हो, अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी बात हुई है उससे, वह बस पहुंचने वाली है और उसके साथ उसके वह 3 दोस्ती हैं, उनके रहते हुए उसके साथ भला क्या ही होगा। सीता जी, अच्छा वो तीनों भी है उसके साथ, चलो फिर तो ठीक है, फिर मुझे कोई परेशानी नहीं है, वो तीनों ही बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। सीता जी की बात सुनकर राजीव जी उन्हें घुरकर देखते हुए कहते हैं, अच्छा वो तीनों अच्छे बच्चे हैं और हमारी सौम्या में क्या बुराई है, बताना जरा।
राजीव जी की बात सुनकर सीता जी अपना मुंह बना लेती हैं लेकिन कुछ नहीं कहती। थोड़ी ही देर में स्टेज पर वापस से होस्ट आता है और वह बारी बारी मिहिर, माहिर और पार्थ को स्टेज पर बुलाता है और उनको भी स्पीच देने के लिए कहता है। उनकी स्पीच देने के बाद होस्ट स्टेज पर आकर टॉपर के नाम अनाउंस करने लगता है और वो टॉप 10 से स्टार्ट करता है। सबसे पहले वो 10th पोजीशन वाले स्टूडेंट को बुलाता है, ऐसे उसके बाद 9th, उसके बाद 8th, ऐसे ही करते करते वो 6 बच्चों को बुला लेते हैं। उसके बाद जब वो नंबर 4 पर अनाउंस करते हैं तो नंबर 4 पर था विहान। उसका नाम लेते ही विहान ऑडिटोरियम के एंट्रेंस गेट से होता हुआ स्टेज पर जाता है, जहां इस वक्त पार्थ, माहिर और मिहिर खड़े हुए थे। वो स्टेज पर जाकर अपनी ट्रॉफी ना लेकर उनको एक्सक्यूज मी बोलकर पोस्ट के पास जाता है और उससे कहता है कि वो एक एक करके बाकी टॉप 3 लोगों को भी बुला दे। तो विहान की बात सुनकर होस्ट के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है, तो वो अनाउंस करते हुए कहता है, सो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे कॉलेज के मोस्ट पॉपुलर ग्रुप यानी कि द स्टार्स ग्रुप के चारों स्टूडेंट ही हमेशा से अपनी पोजीशन टॉप स्टूडेंट पर बनाते आए हैं और उन्हें आज भी पता है कि उन्होंने ही टॉप किया है। तो हमारे इस ग्रुप के एक मेंबर यानी कि बिहार चाहते हैं कि उन चारों को ट्रॉफी एक साथ दी जाए, तो हम उन चारों का नाम एक साथ अनाउंस करते हैं। फोन नंबर 4 पर आए हैं मिस्टर विहान गुप्ता, नंबर 3rd पोजीशन पर है आकाश भदौरिया, नंबर 2nd पोजीशन पर है ध्रुव सक्सेना और नंबर 1 पोजीशन पर यानी कि हमारे कॉलेज की टॉपर जिसे आप सभी लोग जानते हैं, जी हाँ आप सभी लोग जान ही गए होंगे, प्लीज वेलकम द टॉपर ऑफ आवर कॉलेज मिस सौम्या मल्होत्रा। होस्ट कैसा बोलते ही पूरे ऑडिटोरियम में तालियां की आवाज जोरों से आने लगती है और सामने से हमारे आकाश, ध्रुव और उनके बीच में सौम्या बड़े स्टाइल से चलते हुए आ रहे थे। इस वक्त सौम्या ने एक ब्लैक कलर की 1 पीस ड्रेस पहनी हुई थी जो कि ऑफ शोल्डर थी और नीचे से उसके थाई तक उसमें कट लगा था और उसने हाई हील्स पहन रखी थी। बालों का उसने मैसेज बंद बना रखा था और कुछ लेते उसके चेहरे पर आ रही थी, साथ ही उसने हल्का सा मेकअप भी किया था। सौम्या को देखते ही वहां पर माहिर और मिहिर का चेहरा देखने लायक था। उसको देखकर तो वो शौक ही हो गए थे कि सौम्या इस कॉलेज में क्या कर रही है, वह भी टॉपर। और वही उनके बगल में खड़े पार्थ थी तो हालात ही खराब थी। वो सोच रहा था कि सौम्या जितनी बेवकूफ और अजीब सी लड़की थी वो टॉपर कैसे हो सकती है, और वह भी इतनी सुंदर। वही उसका नाम टॉप में आने की वजह से देवांश और राजीव जी तो जोर जोर से तालियां बजा रहे थे और साथ में सीटी भी बजा रहे थे। उसके साथ ही उसके पीछे से आ रहे दोस्त यानी कि आकाश और ध्रुव भी काम हैंडसम नहीं लग रहे थे। जहां आकाश ने इस वक्त ब्लैक कलर का सूट पहन रखा था, वही ध्रुव ने भी लाइट ब्लू कलर का सूट पहना था और विहान जो इस वक्त स्टेज पर मौजूद था उसने भी ब्लू कलर का सूट पहन रखा था। वो तीनों जैसे ही स्टेज के पास पहुंचते हैं, बिहार जल्दी से वीडियो के पास आता है जहां से होते हुए स्टेज पर आना था। वहां पर पहुंचकर वह अपना हाथ आगे बढ़ा देता है जिसे सौम्या थामकर स्टेज पर आ जाती है और वो माहिर, मिहिर और पार्थ की ओर बढ़ने लगते हैं। जहां पास उनका ट्रॉफी देने वाला था माहिर उन्हें उनका सर्टिफिकेट देने वाला था और वही मिहिर उन्हें मेडल पहनने वाला था। सबसे पहले उन्हें मिहिर के पास जाना था, फिर उसे होते हुए माहिर के पास, लास्ट में पार्थ के पास। तो वो चारों ही लाइन से खड़े हो जाते हैं। सबसे आगे विहान, उसके बाद आकाश, फिर जो उसके बाद सौम्या। विहान, ध्रुव और आकाश तीनों ही अपना अपना मेडल, सर्टिफिकेट और ट्रॉफी उनसे ले ली थी और अब लास्ट में बारी थी सौम्या की। सौम्या सबसे पहले मुस्कुराते हुए मिहिर के पास जाती है और मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़ी हो जाती है। वो उसकी ओर मुस्कुराते हुए देख रही थी, वही मिहिर उसको ऐसे देख रहा था जैसे उसे कुछ पूछना चाहता हो लेकिन कुछ पूछ नहीं पा रहा था, क्योंकि जब वो सौम्या की आंखों में देख रहा था तो उसे अपने लिए एकदम अजनबी वाली फीलिंग आ रही थी, जैसे सौम्या उसे पहचानती ही ना हो और वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए उसके सामने खड़ी हो। ज्यादा ना सोते हुए वो उसे उसका मेडल पहन देता है। उसे मेडल पहनते ही सौम्या उसे थैंक यू सर बोलते हुए उसे हाथ मिलाती है और आगे बढ़ जाती है। सौम्या ने उसे सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ही ग्रीट किया था, जो बात मिहिर भी समझ रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे सौम्या उससे गुस्सा हो। उसके बाद सौम्या माहिर की ओर चली जाती है और उसे अपना सर्टिफिकेट लेकर उसे भी वैसे ही फॉर्मेलिटी के लिए ग्रीट करती है और मुस्कुराते हुए पार्थ के पास चली जाती है। जब वो पार्थ की ओर जा रही थी तो वो उसके पास भी वैसे ही जा रही थी जैसे वह माहिर और मिहिर के पास गई थी, लेकिन उसे इस वक्त अपने पास आता देख पार्थ की दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, जिन्हें वो जल्दी से इग्नोर करता है और सौम्या के उसके पास आते ही वो उसकी ओर उसकी ट्रॉफी उसे पकड़ा देता है।
अपनी ट्रॉफी लेते ही मीरा उसे थैंक यू बोलता है और ऑडियंस की तरफ देखकर वह अपने मॉम डैड और अपने भाई को ढूंढती है और उनकी ओर देखकर अपनी ट्रॉफी को हवा में उठा देती है। और इस वक्त उसके चेहरे पर स्माइल भी इतनी बड़ी थी जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। और उसके इस तरह ट्रॉफी को हवा में उठाने की वजह से पूरे ऑडिटोरियम में तालियां की गूंज एक बार फिर से बजने लगती है। उसके बाद वह अपने तीनों दोस्तों की ओर देखते हैं और अपने हाथों को दोनों ओर फैला देती है, जिसे देख उसके तीनों दोस्त यानी कि ध्रुव, आकाश और विहान दौड़ते हुए उसकी ओर आते हैं और चारों एक ग्रुप हैक करते हुए अपने ही जगह पर स्टेज के ऊपर ही उछलने लगते हैं और जोर से चिल्लाते हुए एकदम रिदम में कहते हैं, वी आर द स्टार्स। इसी लाइन को वो 5 से 6 बार बोलते हैं। उसके बाद जोर से चारों मिलकर हल्ला करते हैं। उसके बाद स्टेज से नीचे उतर जाते हैं। स्टेज से नीचे उतरते ही चारों अपने अपने पेरेंट्स के पास चले जाते हैं। सौम्या अपने पेरेंट्स यानी कि सीता जी और राजीव जी के पास जाते ही उनके गले लगाती है और उनको अपनी ट्रॉफी दिखती है, मेडल और साथ में सर्टिफिकेट भी। उसके बाद देवांश के पास आकर उसके पहले तो उसके बाल बिगड़ती है, उसके बाद उसके भी गले लग जाती है और फिर उनके बीच वाली सीट में बैठ जाती है। वही स्टेज पर खड़े माहिर और मिहिर ये सब कुछ देख रहे थे कि कैसे उनके पेरेंट्स और उनका छोटा भाई देवांश और उनकी बहन सौम्या, जो हमेशा उनके आगे पीछे घूमती थी, आज उन चारों को देखकर उन्हें कहीं ना कहीं अपने फैमिली की याद आ रही थी। और उन्हें ये भी लग रहा था कि कैसे वो सब उन दोनों के बिना खुश हैं। लेकिन इस वक्त वो लोग ये बात भूल गए थे कि यह वही दोनों थे जो उन्हें छोड़कर सौम्या को उसे गलती की सजा देकर, जो उसने की ही नहीं थी, गए थे। और सौम्या का स्ट्रेंज बिहेवियर देखकर वो कहीं ना कहीं गुस्सा भी हो रहे थे कि कैसे उनकी बहन उसे अजनबियों की तरह मिल रही थी, जैसे कि वो उन दोनों को जानती ही ना हो। नहीं, नीचे बैठे सीता जी, राजीव जी और देवांश ने भी उन दोनों को पूरी तरह इग्नोर किया हुआ था, क्योंकि वह तीनों ही लोग उन दोनों से गुस्सा थे। हालांकि सौम्या ने उन दोनों को पहचान तो लिया था। एक तो उसको उन दोनों के बारे में पहले ही पता था और दूसरी बात, उसके पेरेंट्स यानी कि सौम्या के पेरेंट्स ने भी उनको माहिर और मिहिर के बारे में बताया था और उनकी फोटो दिखाई थी। लेकिन इस बात को भी काफी टाइम हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें लगा कि शायद सौम्या उन दोनों को पहचान नहीं पाई, क्योंकि याददाश्त जाने के बाद वो पहली बार उन दोनों से मिल रही थी। थोड़ी देर में कॉलेज में ही सारे 3rd ईयर के स्टूडेंट के लिए पार्टी रखी गई थी और वह सब लोग उसे और चले गए थे और सारे पेरेंट्स अपने घर की ओर निकल गए थे। इस साल सौम्या और उसके तीनों दोस्तों का फाइनल ईयर था और अब उनका एडमिशन MBA के लिए दूसरे कॉलेज में भी हो चुका था। वह चारों ही कॉलेज में हुई पार्टी की ओर चले जाते हैं, जहां पर खूब गाने डीजे में बज रहे थे और वहां पर कोल्ड ड्रिंक, मॉकटेल वगैरह सब थी, लेकिन अल्कोहल वहां पर बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी। वही राजीव जी, सीता जी और देवांश के साथ माहिर और मिहिर भी अपने घर की ओर चले जाते हैं और माहिर और मिहिर के घर पहुंचने से पहले ही वह लोग घर पहुंच चुके थे और लिविंग रूम में बैठकर उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी ही देर में माहिर और मिहिर भी घर पहुंचते हैं और घर पहुंचते ही वह लोग राजीव जी और सीता जी के पैरों को छूते हैं। उसके बाद वह लोग भी वहीं पर बैठ जाते हैं। इतने में घर की मेड उनके लिए पानी वगैरह लेकर आती है और उन्हें देखकर वापस चली जाती है। पानी पीकर माहिर राजीव जी से सवाल पूछता है, डैड आज कॉलेज में जो कुछ भी हुआ वो सब क्या था? सौम्या ने कॉलेज कब चेंज किया और वो टॉपर भी थी, लेकिन हमें तो इस बारे में किसी ने कुछ भी नहीं बताया। और सौम्या वह कैसे हमसे किसी अजनबी की तरह बिहेव कर रही थी और आपने इतनी रात को उसे कॉलेज में ही छोड़ दिया, अपने साथ घर लेकर क्यों नहीं आए? लेकिन ये सब बोलते हुए उसने राजीव जी को यह नहीं बताया कि उसने उनके पीछे एक आदमी रखा हुआ था जो सौम्या के बारे में उसकी जानकारी देता था, लेकिन उसने भी उसे सब गलत ही बताया। माहिर के सवाल पूछने के बाद राजीव जी उसे स्माइल करते हुए देखते हैं और कहते हैं, बेटा तुमको क्या लगा तुम अपना एक आदमी हमारी बेटी के पीछे छोड़ोगे और हमको पता नहीं चलेगा? और तुमको क्या लगता है हमको हमारी बेटी की चिंता नहीं है? तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देना हम जरूरी नहीं समझते, सिवाय एक के, और वह ये कि उसने तुम दोनों को इसलिए नहीं पहचाना क्योंकि वो तुम दोनों को जानते ही नहीं है। राजीव जी की बात सुनते ही वो दोनों कंफ्यूजन में पहले एक दूसरे को देखते हैं, फिर राजीव जी को। उन दोनों के चेहरे पर सवाल देखकर राजीव जी उनके सवालों को अच्छी तरह समझ रहे थे और उनके पूछने से पहले ही वो उनके सवाल का जवाब देते हैं, जब तुम लोग उससे नाराज होकर गए थे तो उसका एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि तुम्हारे जाते ही वो तुम लोगों को मनाने के लिए तुम्हारे पीछे भागी थी और गेट के बाहर निकलते ही उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसकी याददाश्त चली गई है। और अब 3 साल बाद तुम लोग आए हो ये जानने के लिए कि वो तुम्हारे साथ ऐसा BF क्यों कर रही है।
क्योंकि वो तुम दोनों को जानती ही नहीं है। राजीव जी बोलते बोलते थोड़ा गुस्सा हो गए थे, जिस वजह से मिहिर उनसे कहता है, कॉल डैड 3 साल पहले जो हुआ था उसमें उसकी गलती थी, जिसकी वजह से उसे सजा देने के लिए हम लोग उसे दूर गए थे और हमें नहीं पता था उसका एक्सीडेंट हुआ है और उसकी याददाश्त जा चुकी है, जिसका हमें भी दुख है कि हमारी बहन हमें नहीं पहचानती। मिहिर की बात सुनते ही इस बार सीता जी गुस्से में बोलती है, क्या कहा तुमने बहन? तुम दोनों को याद भी है कि वो तुम्हारी बहन है? तुम दोनों के दोनों ने हमेशा उसे उसकी गलतियां बताई हैं, जो कि उसने कभी की ही नहीं थी, और वो बेवकूफ हमेशा तुम दोनों के पीछे भाई भाई करके घूमती रही। और एक बात और जान लो, तुम दोनों 3 साल पहले जो भी हुआ था उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, और अगर मन भी लिया कि उसकी गलती थी तो फिर तुम दोनों को इतनी क्या जल्दी थी उसकी सजा देने की कि तुमने एक बार भी उसकी बात सुनने की कोशिश भी नहीं की। उसके एक्सीडेंट के बारे में तो तुमको तब पता होता ना कि तुम थोड़ी देर यहाँ पर इंडिया में रुकते, लेकिन नहीं, तुमको तो अपने दोस्तों के साथ जाने की पड़ी थी और अपनी बहन को सजा देने की पड़ी थी। सीता जी की बात सुनते ही और उनका गुस्सा देखते हुए माहिर और मिहिर को जैसे झटका लगा हो, लेकिन वह अभी इस बात को मनाना नहीं चाहते थे, तो वह उनकी बात को ना करते हुए माहिर कहता है, जो मॉम आप उसकी गलती छुपाने के लिए हम पर ऐसे नहीं गुस्सा नहीं हो सकती है, ये गलत है। और यह झूठ भी है कि 3 साल पहले की उसने कुछ नहीं किया था, वो सब कुछ हमारे सामने हुआ था, जो भी हुआ था उसी ने किया था। यह वही थी जिसे टीना को स्विमिंग पूल में धक्का दिया था, ये जानते हुए भी कि उसको स्विमिंग नहीं आती थी और उसे कुछ भी हो सकता था। माहिर की बात सुनते ही राजीव जी का गुस्सा एकदम से भड़क जाता है और वो गुस्से में खड़े होते हुए कहते हैं, बस बहुत ही बातें, अब मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, बस तुमको एक वीडियो दिखाऊंगा। इतना बोलकर वह अपना फोन खोलते हैं और उसमें वह वाली वीडियो जिसमें सौम्या ने नहीं बल्कि हिमानी ने टीना को धक्का दिया था, वह वाली वीडियो वो उन दोनों को भेज देते हैं। राजीव जी की भेजी गई वीडियो जब दोनों अपने फोन में पूरी देखते हैं तो दोनों को ही एकदम से झटका लगता है। उसके बाद दोनों ही कुछ भी कहने की हालत में नहीं थे। उन दोनों को तो इतना बड़ा शौक लगा था कि दोनों ही कभी अपने फोन में देखे तो कभी एक दूसरे को। रात को सब लोग डिनर करने के बाद अपने अपने रूम में चले जाते हैं। नहीं, इस वक्त माहिर और मिहिर दोनों इस वक्त माहिर के रूम में बैठे हुए थे और दोनों ही परेशान थे। दोनों ही बार बार यह सोचकर परेशान हुए जा रहे थे कि कैसे उन दोनों से इतनी बड़ी गलती हो गई और उन दोनों ने बिना सच्चाई को जाने अपनी छोटी बहन को सजा दे दी। और अब जब वह अपनी बहन से मिल रहे हैं तो वह उन्हें पहचानते भी नहीं है। वो लोग यही सोचते हुए परेशान हो रहे थे कि कैसे वो लोग अपनी गलती को सुधारे। तभी माहिर कुछ सोचते हुए कहता है, वैसे एक हाथ हमारे लिए अच्छी है कि सौम्या की याददाश्त चली गई है और ये हमारे लिए एक मौका है कि हम अपनी बहन के दिल में अपने लिए जगह बना सके और वापस से अपनी बहन को पा सके, क्योंकि मुझे मेरी होगी बहन चाहिए जो हमेशा मेरे आगे पीछे घूमती थी, लेकिन हम दोनों नहीं उसकी कभी नहीं की, जिसका आज हम अनजान भगत रहे हैं। और हम दोनों में ही अपनी बहन को लगभग को ही दिया है, क्योंकि वो हमसे अजनबियों की तरह पेश आ रही है। उसके बाद सुनकर मिहिर भी उसकी होने ना मिलता है और कहता है, हाँ मैं तो तुम ठीक कर रहे हो। अभी उसने इतना कहा नहीं था कि उन्हें घर के पास है कुछ गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है, तो दोनों ही अपने कमरे की बालकनी के बाद आकर देखते हैं, जो कि घर के एंट्रेंस की ओर ही था, तो वहां पर 4 बाइक खड़ी होती है और एक बाइक को छोड़कर बाकी के 3 भाई वहां से निकल जाती हैं। सिर्फ अपने रूम में आते हैं और वहां से होते हुए नीचे चले जाते हैं तो देखते हैं सौम्या अपना हेलमेट उतारते हुए घर के अंदर आ रही है। उसे इतनी रात को घर आता देख माहिर कहता है, सौम्या तुम इतनी देर से घर क्यों आ रही हो, और वो कौन थे जिनके साथ तुम घर आई हैं? लो भाई, अभी दोनों भाई आपस में डिस्कस कर रहे थे कि कैसे अपने बहन को मानना है, लेकिन उनके आते ही दोनों फिर से शुरू हो गए। कहते हैं ना, कुत्ते के दिन कभी सीधी नहीं होती, ऐसे ही कोई आदत इतनी जल्दी नहीं बदली जा सकती। माहिर की बात सुनकर सौम्या अपनी आईब्रो से करते हुए उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं, एक्सक्यूज मी, क्या मैं जान सकती हूँ कि यह पूछने वाले आप कौन होते हैं? उसका उनसे ऐसी बात करना माही को बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो वो उसे गुस्से में कहता है, मैं मेरा बड़ा भाई हूँ तो मुझसे तमीज से बात करो। सौम्या उसकी बात पर हंसते हुए कहती है, क्या कहा आपने भाई? वह भी बड़े भाई? लाइक सीरियसली, कौन से बड़े भाई? और यह भाई सब कहाँ था जब इस भाई की बहन का एक्सीडेंट हुआ था और वह मरते मरते बची थी? या फिर तक कहाँ था जब मेरी याददाश्त गई थी, जो अभी भी नहीं आई है? फिर वह उन दोनों की ओर देखते हुए कहती है, यह अपने रिश्ते की दुहाई तब देना जब रिश्ते को निभाना सीखो। इतना कहकर वह बिना उन दोनों की कोई बात सुन अपने कमरे में चली जाती है।
उसकी बात सुनते ही माहिर और मिहिर तो जैसे अपनी ही जगह पर जम से गए थे। लेकिन जब उन्हें सौम्या के कमरे के दरवाजा के बंद होने की आवाज आती है तब दोनों अपने होश में आते हैं। मिहिर गुस्से में माहिर क्यों देखते हुए कहता है, ये तो पहले से भी ज्यादा बदतमीज हो गई है। लगता है मॉम डैड और देवांश ने इसे कुछ ज्यादा ही सर चढ़ा दिया है। मैं तो सोच रहा था कि इसका एक्सीडेंट हो गया है और याददाश्त चली गई है और यह पढ़ाई में भी अच्छी हो गई है तो शायद ये सुधार भी गई होगी, लेकिन नहीं, वह तो पहले से भी ज्यादा बिगड़ रही है। और हम इसे अपने रिश्ते सही करने की बात कर रहे थे, उसे दिन का कहीं से भी लग रहा है कि हमसे बात भी करना चाहती है। इसी तरह दोनों एक दूसरे से सौम्या की शिकायत करते हैं और कल सुबह के सारी बातें अपने मॉम डैड को बताने का सोचकर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। वही सौम्या अपने कमरे में आज जो कुछ भी हुआ उसे बारे में सोच रही थी। दरअसल उनके पार्टी में जाने के बाद दूसरों के फोन पर एक मैसेज आया। इसके बाद वो सब लोग अपनी कंपनी चले गए। वहां जाकर चारों में सौम्या की कैबिन में बैठे हुए थे तथा उन तीनों से कहता है, सौम्या, मेरे आदमी ने एक खबर भिजवाई है। अगले महीने दुबई के माफिया ने मीका भाई को 1000 लड़कियों की सप्लाई का काम दिया है और यह ऑर्डर आज ही आया है। उन लोगों ने अलग अलग जगह लड़कियों को किडनैप करना भी शुरू कर दिया है। तुम्हें क्या लगता है हम इसमें कुछ कर सकते हैं? उसके पास सुनकर आकाश कहता है, लेकिन ये तो अंडरवर्ल्ड का काम है और हम इन सब कामों में नहीं पड़ते। बिहार में उसकी हमें हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ आकाश सही कह रहा है, जब आज तक हम लोगों ने उनके काम में कोई इंटरफेयर नहीं किया तो अब करना सही रहेगा। इतना कहने के बाद वह चुप हो जाता है और तीनों सौम्या की ओर देखने लगते हैं क्योंकि फाइनल डिसीजन तो सौम्या को ही लेना था। सौम्या कुछ सोचते हुए कहती है, देखो, अगर यह डील किसी और चीज को लेकर होती तो हम इसमें हाथ नहीं डालते, लेकिन ये लोग लड़कियों के साथ खेलना चाहते हैं जिसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। और उसके बाद अपने हाथों को थोड़ा स्टेज करते हुए कहती है, वैसे भी बहुत टाइम हो गया है, हमें फील्ड वर्क नहीं किया और हमारे कॉलेज भी लगभग 1 महीने बाद ही शुरू होंगे। तब तक बोर होने से अच्छा है कुछ काम ही कर लिया जाए। तो क्या कहते हैं तुम लोग? ऐसा कहकर जब मैं बाकी तीनों लोगों को देखते हैं तो चारों एक साथ ही अजीब तरीके से मुस्कुरा देते हो। चारों का ऐसा रिएक्शन देखकर सौम्या कहती है, तो फिर यह फिक्स रहा। तुम तीनों कल तक इस बारे में जितने भी डिटेल निकाल सकते हो निकालो। और हाँ, मीका के बारे में भी छोटी से छोटी खबर निकलना मत भूलना भी, क्योंकि वो आपने हमारे बड़े काम का है। इतना कहकर सौम्या खड़े उठाती है और अपने केबिन से बाहर निकल जाती है। उसके जाते ही वह तीनों भी वहां से बाहर निकलते हैं और चारों अपने घर को निकल जाता है। सौम्या अपने कमरे में लेटी हुई इन्हीं सब बातों के बारे में सोच रही थी कि कैसे उसे अपना काम करना है। इसके बाद सौम्या सो जाती है और अगले दिन रोज की ही तरह सुबह उठकर अपनी डेली एक्सरसाइज 5 प्रैक्टिस सब कुछ करके वापस रूम में आती है और शॉवर लेकर नीचे डाइनिंग एरिया की ओर चली जाती है, जहां पर सब लोग पहले से ही मौजूद थे और उसी का इंतजार कर रहे थे। सौम्या नीचे आते ही सबसे पहले राजीव जी को पीछे से गले लगाती है और उनको गुड मॉर्निंग विश कर उनके दोनों गाल पर किस कर देती है। उसके बाद वह देवांश के पास आती है और उसके बाल बिगड़ते हुए उसे भी गुड मॉर्निंग विश करती है, जिससे देवांश एक बार फिर से चट जाता है और उसे घूर कर देखने लगता है, जिसे सौम्या इग्नोर करके अपनी मां यानी कि सीता जी के पास चली जाती है। उसके जाते ही देवांश हंसते हुए अपना सर नाम दिला देता है, जैसे कह रहा हो यह नहीं सुधरेगी। सौम्या सीता जी के पास जाकर उनके गले लगाती है और उनको भी मॉर्निंग विश करते हुए उनके गाल पर किस कर देती है। उसके बाद अपने सीट पर आकर बैठ जाती है और नाश्ता करने लगती है और वहां पर बैठे माहिर और मिहिर दोनों को फुल इग्नोर मार देती है। उसके खुद को इग्नोर करने से माहिर और मिहिर को थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन फिर वो उसे सामने से गुड मॉर्निंग विश करते हैं। उनके विश करते ही सौम्या भी उनकी और एक नजर देखी है और फिर फॉर्मली उन्हें भी गुड मॉर्निंग विश कर देती है। उसके ऐसा करने से सीता जी, देवांश और राजीव जी एक नजर उन तीनों को देखते हैं। उसके बाद फिर से अपना नाश्ता करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था सौम्या का रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा। नाश्ता करने के बाद सब लोग लिविंग एरिया में बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। वहां पर माहिर और मिहिर उनको अपने अमेरिका के टूर के बारे में और पढ़ाई के बारे में सब कुछ बताने लगते हैं और बार बार तेरी नजरों से सौम्या की ओर देख रहे थे, जो उन्हें उनकी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लग रही थी। तभी सौम्या को एक कॉल आता है। वह अपना कॉल पिक करते हुए वहां से उठकर थोड़ा साइड चल जाती है और बात करके फिर वहां पर आकर राजीव जी की ओर देखते हुए कहती है, डैड मुझे अभी बाहर जाना है, विहान का कॉल आया था, कुछ इम्पोर्टेंट है इसलिए उसने बुलाया है।
मैं अभी जा रही हूँ और शाम तक आऊंगी, इसलिए लंच पर मेरा वेट मत करना। उसकी बात सुनकर राजीव जी ओके बोलकर उसे जाने के लिए बोल देते हैं, तो वह भी ऊपर अपने रूम में जाती है और कपड़े चेंज करके फिर से वही जीन्स शर्ट और अपनी लेदर जैकेट और साथ में हेलमेट लेकर नीचे आती है और साथ में अपना बैग भी लेकर आती है। उसके बाद वो एक एक कर राजीव जी, सीता जी और देवांश को हक करती है और उसके बाद घर से बाहर निकल जाती है। सौम्या के वहां से बाहर जाते ही माहिर राजीव जी की ओर देखकर कहता है, डैड आप ऐसे कैसे उसको बिना पूछे जाने की परमिशन दे सकते हैं? उसने कहा कि मैं जा रही हूँ और अपने मान लिया, ये भी नहीं पूछा कि वह जा कह रही है। माहिर की बात सुनते ही राजीव जी उसके और गुस्से से देखते हुए कहते हैं, पहली बात तुम मुझसे सवाल कैसे कर सकते हो? तुमसे ज्यादा ख्याल है मुझे अपनी बेटी का। और दूसरी बात, उसने बताया कि उसके दोस्त विहान का कॉल आया था और मैं उसको और उसके बाकी 2 दोस्तों को अच्छी तरीके से जानता हूँ। सब के सब अच्छे हैं और अच्छे परिवारों से हैं और कितने दिन वह लोग हमारे घर पर भी रुकते हैं। और तुम दोनों अब से सौम्या की लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करोगे। उसे जो भी करना होगा वो हमसे पूछकर ही करती है और इसके आगे मुझे इस बात पर कोई भी बहस नहीं चाहिए। तभी मिहिर भी आगे आकर बोलता है, डैड माने कि हम दोनों से गलती हुई है और हम उसके लिए शर्मिंदा भी हैं, लेकिन क्या इस वजह से आप कभी हमें माफ नहीं करने वाले हैं और हमसे हमेशा ऐसे ही गुस्से में रहने वाले हैं? और एक बात मैं समझ में नहीं आ रही, सौम्या के जो दोस्त हैं वो सब लड़के ही हैं, क्या लड़कियों से उसे दूर से नहीं हो सकती? कल रात भी वो घर देर से उन लड़कों के साथ आई थी, क्या ये गलत नहीं है? इसमें उसकी आप लोगों को रोकना नहीं चाहिए। राजीव जी गुस्से में खड़े होते हुए कहते हैं, इक्वल्स मुझे जो कहना था मैं कह चुका, इसके आगे मुझे इस बारे में कोई भी बहस नहीं चाहिए। तुम दोनों के दोनों मेरी बेटी से दूर रहोगे। अगर अब उसे तुम्हारी वजह से कुछ भी हुआ तो मैं तुम दोनों से अपना रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर लूंगा, याद रखना तुम दोनों। इतना बोलकर राजीव जी वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही माहिर और मिहिर भी अपना सर नीचे की वहां से चले जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी बात कैसे राजीव जी को समझाएं, लेकिन शायद अब तक वह अपना ये हक खो चुके थे। वहीं दूसरी ओर सौम्या अपनी बाइक से अपनी कंपनी द स्टोर्स के पार्किंग एरिया में अपनी बाइक को साइड में पार्क करती है और कंपनी के अंदर चली जाती है। अपने केबिन में आकर वह आकाश, ध्रुव और विहान तीनों को अपने केबिन में बुलाती है। जब तीनों ही उसके केबिन में आ जाते हैं तो वह उन्हें बैठने का इशारा करती है और आगे बोलता है, काम हुआ। उसकी बात सुनते ही तीनों हमें अपना सिर हिलाते हैं और उसके आगे एक फाइल रख देते हैं। उसे फाइल को देखते हुए सौम्या घर कर उन तीनों की ओर देखते हैं और कहती है, बोलना स्टार्ट करो। सबसे पहले आकाश बोलना शुरू करता है, बॉस मैंने पता लगाया है कि जो कंसाइनमेंट मीका को मिला है उसके लिए उसने मुंबई के ही आसपास के एरिया से लड़कियों को किडनैप करने का प्लान बनाया है, क्योंकि उसके पास ज्यादा लोग नहीं हैं और उनकी मदद से उन्होंने लड़कियों को किडनैप करना शुरू भी कर दिया है। और मुंबई से जल्दी जल्दी लड़कियों के किडनैपिंग होने की वजह से न्यूज में चारों ओर यही बात फैल रही है कि लड़कियों को किडनैप किया जा रहा है, तो सब लोग डरे हुए हैं। लेकिन इसमें हमारे लिए अच्छी बात किए हैं कि कम लोगों की वजह से वह मुंबई के एरिया के आसपास ही अपने किडनैपिंग का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे लोगों का काम थोड़ा आसान हो गया है। आकाश के बाद ध्रुव कहता है, मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मीका ने इस वक्त अपने घर का स्टाफ बदलने को कहा है, क्योंकि वो इस मामले में कोई भी रिस्क नहीं उठाना चाहता। और एक और बात है कि वो जितना भी स्टाफ नया ला रहा है वो ज्यादातर अनपढ़ लोग हैं और ज्यादातर पिछड़े हुए लोग हैं। इन शॉर्ट कहा जाए तो बहुत ही सीधे साधे लोगों को वह अपने घर में काम के तौर पर रख रहा है और कुछ नए लोगों को गार्डों के लिए भी अपने पास अपॉइंट कर रहा है। लास्ट में विहान बोलना शुरू करता है, जहां तक मैंने पता करवाया है सारी देर जो भी हुई है वह सब फोन के थ्रू ही हुई है। अब तक मीका का दुबई के माफिया से आमना सामना अभी तक नहीं हुआ है और एक और बड़ी बात पता चली है। इतना बोलकर वह थोड़ा रुक जाता है। जो साय से सौम्या उसे घुसकर देखने लगती है तो वह आगे बोलना शुरू करता है, हमें पता चला है कि शायद किंग भी इस डील में इंटरेस्टेड है, क्योंकि हमारे लोगों ने किंग के लोगों को मीका के आसपास घूमते हुए देखा है। शायद वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकल रहा है, वरना किंग के लोगों के ऐसे किसी आदमी के आगे पीछे घूमना कोई मामूली बात नहीं है। और वह भी हम लोग ये बात इसलिए पता करता है क्योंकि हमने उसके लोगों को पहले भी देखा हुआ है, वरना कोई भी इंसान किंग के आदमी को यूं ही नहीं पहचान पाता। विहान की लास्ट बात सुनकर सौम्या थोड़ा सीरियस हो जाती है। उसके बाद उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आती है और कहती है, चलो कुछ तो इंटरेस्टिंग है तुम लोगों की इन्फॉर्मेशन में, वरना मुझे तो लगा था कि यह मिशन थोड़ा बोरिंग होने वाला है। बस हमको जाना है, लड़कियों को बचाना है, आ जाना है,
क्योंकि आप किंग भी इस मिशन में शामिल हो चुका है तो थोड़ा गेम को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। इतना कहकर वो उन तीनों की ओर देखते हैं और पूछती है, तुम लोगों ने कभी नौकरी की है? सौम्या की बात सुनते ही तीनों लड़के थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर सौम्या की ओर देखने लगते हैं। तो सौम्या उनसे फिर से पूछता है, मैं जितना पूछा है उतना बताओ, क्या तुम लोगों ने कभी नौकरी की है? उसके सवाल पूछते ही आकाश थोड़ा मुंह बनाते हुए कहता है, नौकरी नहीं किया तो और क्या करते हैं हम यहाँ पर सिर्फ नाम के ही बस हैं, लेकिन यहाँ पर हम नौकरी ही करते हैं और तुम ही हमारी रियल बॉस हो। उसके बाद सुनकर सौम्या डेविल स्माइल करते हुए कहती है, चलो अच्छा है, इसका मतलब तुम लोगों को वर्किंग एक्सपीरियंस है। तुमको याद होगा कल मैंने कहा था कि हमको थोड़ा फील्ड वर्क करने की जरूरत है, तो मैं सोच रही हूँ कि जो मीका के लोग नए स्टाफ रखे हैं हम भी उन्हीं लोगों में शामिल हो जाते हैं, क्या कहते हो तुम लोग? उसके बाद सुनकर तीनों लड़के थोड़ा कंफ्यूज होकर एक दूसरे को देखते हैं, फिर सौम्या की ओर देखते हुए पूछते हैं, लेकिन ऐसा कैसे होगा? वह लोग तो बिल्कुल अनपढ़ गंवार लोगों को ढूंढ रहे हैं, तो हम लोगों को क्यों हायर करेंगे? उनकी बात सुनकर सौम्या उनको घूमते हुए कहती है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम मन ऐसे सूट बूट पहन कर जाओगे और वो तुमको नौकरी दे देंगे? हमें वहां अपना भेष बदल के जाना होगा, और क्योंकि कंसाइनमेंट लगभग 1 महीने बाद का है तो तब तक वहां नौकरी भी करनी होगी। तो तुम लोग सोच लो तुमको कौन सा गेटअप लेना है और ऐसे घर के तुम लोगों को काम आते हैं जो तुम कर सको, क्योंकि हम लोगों को किसी पर शक नहीं होना चाहिए। अगर वहां जाएंगे तो काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि काम के बहाने ही वो हम लोगों को नौकरी देंगे, और जब तुम काम ही नहीं आएगा तो उनको तो शक हो ही जाएगा, इसलिए वही काम पकड़ना जो तुम लोग कर सको। सौम्या की बात सुनकर तीनों की मुंह को लेकर खुला रह जाते हैं और तीनों एकदम से चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या मतलब हम लोग अपना भेष बदल कर जाएंगे? मतलब अनपढ़ लोगों की तरह, और वहां पर जाकर काम भी करेंगे? उनके चिल्लाते ही सौम्या अपने कान में उंगली डालकर अपने कान को थोड़ा सहलाते हुए कहती है, अब इसमें चिल्लाने वाली कौन सी बात है? सोचो कितना इंटरेस्टिंग होगा और एडवेंचर भी होगा और कितना मजा आएगा। ऐसे किसी दूसरे के घर में नौकरी करने के बहाने जाना, वहां जासूसी करना, लोगों को बचाना और एक दूसरे से चुप चुप के मिलना, बातें शेयर करना, और अगर कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हुई तो थोड़ा लड़ाई झगड़ा, वहां मजा ही आ जाएगा। वही सौम्या की बात सुनकर तीनों उसे ऐसे दिखते हैं जैसे किसी पागल को देख रहे हो, मतलब कि अगर कोई मिशन पर जा रहा है वो सीरियस न होकर ऐसे मस्ती वाले मूड में जा रहा है जैसे किसी मिशन पर नहीं बल्कि पिकनिक पर जा रहे हो। और उसकी बातें सुनकर तो तीनों अपना सरना में दिला देते हैं कि इसका कुछ नहीं हो सकता, ये कभी नहीं सुधर सकती, यह एक अलग ही पीस है, इस दुनिया में जो आए हैं इसके जैसा दूसरा पीस नहीं है। तो वही सौम्या अपने ही सपनों में खोई हुई थी कि वो वहां पर जाकर क्या क्या करने वाली है। उसने तो अपना लक तक सोच लिया था, लेकिन जब सामने देखती है तो आकाश, ध्रुव और विहान उसे अजब ही नजरों से देख रहे थे। उनको देखते हुए सौम्या चढ़ते हुए कहती है, अब क्या? विहान उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, वह सब तो ठीक है, लेकिन एक बात बताना जरा, 1 महीने हम लोग वहां पर रहेंगे क्या? स्पेशली तुम्हारे घर वाले अपनी प्यारी प्रिंसेस को 1 महीने घर के बाहर कैसे जाने देंगे? बताना जरा। जब एक दिन के लिए भी तू हमारे साथ कहीं बाहर जाती है तो वह लोग दिन भर फोन कर करके हम लोगों को परेशान कर देते हैं। 1 महीना तुझे हमारे साथ बाहर जाने की परमिशन दे देंगे वह? विहान की बात सुनकर सौम्या कहती है, उसकी चिंता तुम मत करो, वो सब मैं संभाल लूंगी। बल्कि मैं तो सोच भी लिया है कि हम लोग घर में क्या कह कर जाएंगे और सबको अपने घर में वही बात बोली होगी, क्योंकि हमारे पेरेंट्स एक दूसरे के पेरेंट्स से कांटेक्ट जरूर करेंगे। तो हम सबको अपने अपने घर में ये कहना है कि हमारे कॉलेज की छुट्टियां हैं तो हम लोग 1 महीने के लिए यूरोप टूर पर जा रहे हैं, और इस 1-1.5 महीने घूमने के बाद हम लोग वापस आ जाएंगे और उसके तुरंत बाद बी की पढ़ाई शुरू हो जाएगी, तो हमको कोई जाने के लिए मना भी नहीं कर पाएगा। तो बताओ कैसा लगा आइडिया? समय के बाद सुनते ही तीनों लड़के उसके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, जय हो सौम्या देवी की। उनकी बात सुनकर सौम्या भी उनके आगे अपना हाथ आगे करके खड़ी हो जाती है जैसे सचमुच की कोई देवी हो, और उसके चेहरे पर एक इस वक्त प्यारी सी स्माइल थी। उसको देखकर अभी कहीं से कहीं तक यह नहीं लग रहा था कि वो क्वीन है डार्क वेब की। उसके बाद सौम्या उन तीनों को कुछ बातें समझकर वापस वो लोग अपने अपने घर को निकल जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को 2 दिन बाद से अपने प्लान पर काम करना शुरू करना था। सबसे पहले तो उन लोगों को अपने घर में बात करके अपने घर वालों को पटाना था। उसके बाद सारा प्लान एग्जीक्यूट करना था। तो बोलो चल पड़ते हैं सबसे पहले अपने पेरेंट्स को मनाने के लिए यूरोप टूर के लिए।
उनकी जगह और कोई होता तो वो ऐसे मिशन में जाने की वजह यूरोप टूर पर ही जाना प्रेफर करता, लेकिन यह अलग ही दुनिया की प्राणी थे। इनका यूरोप टूर पर नहीं जाना था बल्कि एक मिशन पर जाना था, वह भी इतनी खतरनाक। और ये लोग तो ऐसे खुशी खुशी जा रहे थे कि यह मिशन पर नहीं बल्कि यूरोप टूर पर नहीं बल्कि वर्ल्ड टूर पर जा रहे हो। बताओ ऐसी लागी होते हैं दुनिया में। खैर उनकी बात छोड़ो, हम स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। मल्होत्रा मैंशन में रात वो सब लोग डिनर के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे अपना अपना डिनर कर रहे थे। डिनर करने के बाद जब सब लोग अपने अपने रूम में जाने लगते हैं तो सौम्या अपने डैड और अपनी मॉम को रोककर कहती है कि उसे उनसे कोई बात करनी है, तो वह उनको लेकर लिविंग रूम में चली जाती है और अपने साथ देवांश को भी चली जाती है। उन सबको एक साथ ज्यादा देख माहिर और मिहिर भी उनके पीछे पीछे चल देते हैं। वहां जाकर सौम्या देवांश, राजीव और सीता जी को एक जगह पर बैठकर उनकी ओर देखते हुए कहती है, दादा आपको तो पता ही है ना कि हमारा कॉलेज स्टार्ट होने में अभी 1 महीना का टाइम बचा है। सौम्या की बात सुनकर सभी हाँ मैं अपना सिर हिलाते हैं। तो सौम्या उनकी ओर देखते हुए कहती है, तो डैड हम सब दोस्तों ने मिलकर इस 1 महीने यूरोप टूर के बारे में सोचा है और हम सब लोग वहां पर जाना चाहते हैं, तो मुझे आपसे बस परमिशन चाहिए थी अपने दोस्तों के साथ टूर पर जाने की। सौम्या की बात सुनते ही राजीव जी और सीता जी के माथे पर थोड़ा बल पड़ जाते हैं। तो वही देवांश सौम्या की बात सुनते ही उसे हाई फाई करता है और अपनी परमिशन दे देता है, क्योंकि उसे पता था कि जब उसका 20 स्टार्ट होगा तो वह कितनी बिजी हो जाएगी। तो इस महीने उसे थोड़ा घूमने देते हैं जिससे कि वो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगी और जब आएगी तो अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर दे पाएगी। राजीव जी और सौम्या की एक दूसरे को देखते हैं, फिर कुछ सोचकर दोनों उसे जाने की परमिशन दे देते हैं। लेकिन वही माहिर और मिहिर अपने मॉम और डैड की इस बात से थोड़ा ना खुश थे, लेकिन वह बीच में कुछ नहीं बोल सकते थे क्योंकि राजीव जी ने उन दोनों को सौम्या के मैटर से दूर रहने को कहा था। कहीं परमिशन मिलते ही सौम्या उछलते हुए उन तीनों के गले लग जाती है और थैंक यू बोलकर अपने रूम की ओर दौड़ लगा देती है। और सौम्या को इतना खुश देख तीनों ही खुश हो जाते हैं और अपने रूम की ओर सोने के लिए चले जाते हैं। सौम्या अपने रूम में आती है और ग्रुप बिहान और आकाश तीनों को एक साथ कॉन्फ्रेंस कॉल कर उन सभी से पूछती है कि उन लोगों ने घर में बात की, तो सभी हाँ में जवाब देते हैं क्योंकि उन लोगों को भी घर से परमिशन मिल चुकी थी। उसके बाद कल वह उनको कंपनी में मिलने का बोल फोन रखकर सोने के लिए चले जाती हैं। अगले दिन सुबह उठकर सौम्या तैयार होकर राजीव जी, सौम्या जी और देवांश को शॉपिंग के नाम पर जाने का बोलकर अपने कंपनी निकल जाती हैं। लेकिन काम तो उनका फिर भी वही था, शॉपिंग। अब क्योंकि उन तीनों को अपना भेज बदल कर जाना था तो वो सब यही सोच रहे थे कि उनको कौन सा गेटअप लेना चाहिए। अपना अपना रोल तो उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था। कंपनी में आने से पहले ही उन लोगों ने अपने डिजाइनर को बोलकर वहां ड्रेस लाने को बोल दिया था और साथ में उनका गेटअप चेंज करने के लिए जितना भी जरूरी सामान उनको जरूरी हो और सब भी उनसे बोलकर मंगवा दिया था। जैसे ही बोल कंपनी में पहुंचते हैं सीधा सौम्या के केबिन में चले जाते हैं। उन सभी के पहुंचते ही थोड़ी ही देर में डिजाइनर भी वहां पर अपने कुछ लोगों के साथ आती है। उन सबके पास बहुत सारा सामान था, जानू साइड में अरेंज करती है और सभी के लिए कुछ अलग अलग ड्रेस के इंतजाम थे जिनको लेकर वो उनके साथ एक एक आदमी लेकर सौम्या, ब्रो, आकाश और विहान चारों के रूप में पहुंच जाते हैं और उनके साथ वह चारों भी जाते हैं क्योंकि उन सबको जो तैयार होकर देखना था कि वो लोग लगेंगे कैसे, जो गेटअप के लिए जो भी जरूरी सामान था उन्हें कैसे उसे करना है और कैसे कैसे क्या करना है, सब कुछ उन्हें पता करना था ताकि उन्हें मिशन के दौरान कोई भी कॉम्प्लिकेशन न हो खुद के गेटअप को लेकर के। और गेटअप चेंज करके चारों सौम्या के ही केबिन में मिलने का दोबारा से डिसाइड करते हैं और फिर सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में सौम्या के कमरे में एक एक कर तीनों लड़के आ जाते हैं, लेकिन सौंग में अभी तक अपने रूम में नहीं आई थी। जैसे ही सौम्या अपने रूम से बाहर निकलती है तो तीनों लड़के उसे हैरानी से अपनी आंखें फाड़े देख रहे थे क्योंकि सौम्या अभी सौम्या लगी नहीं रही थी, वह तो कोई गांव की सीधी शादी भोली भाली सी लड़की लग रही थी। सौम्या ने इस वक्त एक ग्रीन कलर का सिंपल सा सूट पहना हुआ था, उसके बाल लंबे चोटी बनाकर आगे को लटकाए हुए और साथ ही उसने जो भी उसका बॉडी पार्ट उसे शूट से बाहर देख रहा था उसे हल्का साबला कलर का कर रखा था, जिस वजह से उसके गोरे स्क्रीन एकदम से छुप गई थी। उसने इस वक्त घर में काम करने वाले का गेटअप ले रखा था। तो वही आकाश ने इस वक्त माली का रूप ले रखा था, उसने भी इस वक्त अपने बालों में विग लगा रखी थी जो कि बिल्कुल एक तेल लगाए हुए आदमी की तरह ही दिख रही थी। साथ ही उसने एक ढीली सी शर्ट, नीचे से धोती, गले में गमछा और चेहरे पर मोटा सा चश्मा पहना हुआ था जिससे वह आकाश तो कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा था।
और ध्रुव का तो कहना ही क्या, एक तो पहले से ही वो बॉडी बिल्डर की तरह ही दिखता था और उसने गेटअप भी बॉडीगार्ड का ही ले रखा था। उसने भी अपनी स्क्रीन पर डार्क ब्राउन शेड कर रखी थी, लेकिन वह गोरा था जिस वजह से वह भी पहचान में नहीं आ रहा था, और साथ ही उसने भी इस टाइम बिग लगा रखी थी। और अब लास्ट में बचा बेहान, उसने इस वक्त एक कुक का गेटअप ले रखा था, क्योंकि वो एक काफी अच्छा खाना बना लेता था, इसलिए उसने कुक गेटअप लिया हुआ था। साथ ही उसने इस वक्त अपने पेट पर एक नकली तोंद वाली नकली पेट भी अटैच किया हुआ था, जिस वजह से वह थोड़ा सा मोटा दिख रहा था, वह भी बिल्कुल ही पहचान में नहीं आ रहा था। और जो भी वो ड्रेस पहन रहे थे देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे कि किसी काम वाले को पहनना चाहिए, लेकिन थे न्यू टेक्नोलॉजी वाले कपड़े थे, जिनमें वो अलग अलग तरीके के छोटे छोटे वेपन्स हमेशा अपने पास रख सकते थे, जो कि चेकिंग के बाद भी पता नहीं चल पाए थे। और उनको कपड़ों को बाहर से देखकर ऐसा लगता भी नहीं था कि उसके अंदर कुछ छुपा रखा है, और साथ ही वह ऐसे थे जिससे कि वह ना ही गंदे होते थे नहीं देखे थे। और उन सबको ऐसे ही कपड़ों के इस टाइम पर जरूरत थी, क्योंकि जल्दी जल्दी अपना गेटअप चेंज करना है। वो लोग एफर्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि इसमें टाइम बहुत बेस्ट होता, इसलिए उसे होने डिजाइनर और टेक्निकल डिपार्टमेंट को बोलकर स्पेशली अपने लिए ऐसे कपड़े बनवाए थे, और उन सभी ने अपने लिए कम से कम 5 से जोड़ी ऐसे कपड़े बनाए थे, जिस वजह से उनको रोज एक ही ड्रेस में ना रहना पड़े और किसी फोन पर शक ना हो, क्योंकि आजकल की दुनिया में गरीब से गरीब लोगों के पास भी पहनने के लिए कपड़ों की कोई कमी नहीं होती। और ऐसे कपड़ों को डिजाइन करने का आइडिया था हमारी सौम्या मैडम का, क्योंकि इतनी छोटी छोटी बातों पर सिर्फ लड़कियां ही ध्यान देती हैं, क्योंकि इन सब बातों में लड़के कोई ध्यान नहीं देते। ऐसी छोटी छोटी बातें कि कहां पर किसका कितना टाइम बच सकता है, कहां पर हम कैसे काम जल्दी कर सकते हैं, ऐसे कामों में ज्यादा लड़कियां ही आगे रहती हैं। चलो वो सब बात की बात है, आगे कहानी में बढ़ते हैं। सब ने जब एक दूसरे के गेटअप को अपना अप्रूवल दे दिया तो उन सभी ने उन ड्रेस को डिजाइनर से लेकर के अपने पास रखकर और जरूरी जो सामान थे उनको भी अपने टेक्निकल डिपार्टमेंट से मंगवा लिया, जैसे कि मिनी कैमरा, छोटे छोटे हथियार जो आसानी से छुपा सके, छोटी छोटी वॉकी टॉकी के आसपास रहते हुए उनका फोन की जरूरत ना पड़े, और वैसे ही एक दूसरे से बात कर सके, क्योंकि अगर फोन उन लोगों ने अगर अपने पास जमा भी कर लिया तो उनके पास बात करने के लिए आपस में कोई साधन होना चाहिए। ऐसे ही वहां पर जाने के लिए जितने भी जरूरी चीज थी उन्होंने हिंदी और उन सबको पैक करके वही कंपनी में रखकर वो लोग घर की ओर निकल गए, और रास्ते में ही सौम्या ने अपने एक आदमी से कुछ बाइक्स लिए और अपने घर को चली गई। अब क्योंकि वो घर से यह बोल कर गई थी कि वो शॉपिंग पर जा रही है तो कुछ तो उसको लेकर जाना ही था, अगर वो खाली हाथ जाती तो वह लोग 100 तरीके सवाल पूछते, इसीलिए सॉन्ग में इसका इंतजाम पहले ही कर लिया था। आप अगले दिन उनको निकलना था अपने मिशन के लिए, इसीलिए सब लोग घर जल्दी पहुंचकर अगले दिन की तैयारी में लग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर एक अंधेरे कमरे में एक आदमी सोफे पर राजा की तरह बैठा हुआ था और उसके सामने उसका असिस्टेंट खड़ा उसको कुछ रिपोर्ट कर रहा था। सर, हमने मीका की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है और आपको सेंड भी कर दी है, होपफुली आपने देख ली होगी। अफसर आगे बताएं कि हम लोगों के लिए क्या ऑर्डर्स हैं। अपने असिस्टेंट की बात सुनकर वो जो आदमी सोफे पर बैठा हुआ था उसने अपनी दमदार आवाज में कहा, तुमने मुझे मीका की तो सारी रिपोर्ट भेज दी, लेकिन तुमने ये तो मुझे नहीं बताया कि क्वीन के लोग भी मीका की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं। उसका असिस्टेंट हकलाते हुए, व्हाट क्वीन के आदमी, लेकिन वह तो अंडरवर्ल्ड के काम में अपनी टांग नहीं उड़ाते, तब वह इस काम में क्यों आ रहे हैं और उनको इस काम से क्या मतलब है। सॉरी सर, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो आदमी अपने असिस्टेंट को बाहर क्यों जाने का इशारा करता है तो उसका असिस्टेंट जल्दी से बाहर की ओर भाग जाता है। उसके जाते ही वो आदमी खुद से बोलता है, ये तो मुझे भी पता करना है कि आखिर क्यों क्वीन इस मामले में इंटरेस्टेड है, लेकिन जहां तक आज तक मैं क्वीन को ऑब्जर्व किया है वो लड़कियों और बच्चों के मामले में कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है, इसीलिए शायद जहां तक मुझे पता है वो जरूर उन लड़कियों को बचाने की कोशिश करेगी जिन्हें मीका किडनैप करके अपना कंसाइनमेंट पूरा करने की कोशिश करेगा। खैर, ये तो बाद में पता चलेगी कि आखिर क्वीन का इंटेंशन क्या है, क्योंकि किसी पर भी ऐसे ही भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या पता वह भी स्टील में इंटरेस्टेड हो, और आज तक जो भी उसने डार्क वेब पर लड़कियों को सेव करने के लिए जो भी किया है वो उसका एक साइड हो या दिखावा हो, आई डोंट नो, लेकिन मुझे पता तो करना पड़ेगा आज की है क्वीन है क्या चीज और इसके लिए मुझे क्या करना है, मैं सोच लिया है। ये कहते हुए वो अपने एक आदमी को फोन करता है और फोन पर उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। उसके बाद फोन रखकर खुद से कहता है, अब आएगा मजा इस खेल में, सो क्वीन जल्दी मिलेंगे। इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। अगर इस वक्त कोई इसकी कितनी खतरनाक हंसी सुन लेता तो वहीं पर बेहोश हो जाता।
अगली सुबह सौम्या, ध्रुव, आकाश और विहान चारों सुबह जल्दी उठकर अपना सामान लेकर अपने घर से निकल जाते हैं और सीधा एक स्टूडियो में जाकर पहुंचते हैं, जहां पर वह लोग अभी अलग अलग फोटो खींचते हैं, जिन्हें वह बीच बीच में अपने घर वालों को भी दे सके, ताकि उन्हें लगे कि वह घूमने गए हैं। और अपने बैग पर वह अपनी फोटो को एडिट करके यूरोप के ही अलग अलग जगहों के पिक्चर्स एडिट करवा देते हैं। क्यों है ना आइडिया अच्छा, क्या कहते हैं आप लोग। उसके बाद सब लोग कंपनी पहुंचकर तैयार होने के लिए अपने अपने रूम में पहुंच जाते हैं और वहां पर अपना बैग तैयार करके कंपनी के बाहर निकल जाते हैं, जहां से चारों एक गाड़ी में बैठकर अपनी डेस्टिनी की ओर जाने लगते हैं। और फिलहाल के लिए आपको बता दें कि उनकी डेस्टिनी फिलहाल मीका का घर नहीं था, बल्कि वह आदमी था जो उनको मीका के घर तक पहुंचने वाला था। यह वह आदमी था जो मीका के घर में नए स्टाफ का इंतजाम करवा रहा था और जिसको सौम्या ने पैसों से खरीद लिया था। और वह आदमी वैसे तो नहीं मानता, लेकिन कभी सौम्या ने इसकी बेटी की मदद की थी, इसलिए वह उसका कहना मान जाता है और उनका काम करने के लिए भी तैयार हो जाता है। रास्ते में बोलो उसे आदमी से मिलते हैं, उसके बाद अपनी गाड़ी छोड़कर उसी की गाड़ी में बैठ जाते हैं और यहाँ से शुरू होता है उन सभी का मिशन। लगभग 1 घंटे बाद वो लोग मीका के घर पहुंचते हैं और वह आदमी जिसका नाम राजू था, वह उन लोगों को लेकर मीका के घर के अंदर चला जाता है। उसे वहां पर कोई भी नहीं रोकता, क्योंकि उसका वहां पर आना जाना लगा रहता था और वह मीका का खास आदमी भी था। वह अंदर जाकर एक गार्ड को कुछ कहता है और वह गार्ड उनको वहां पर थोड़ी देर के लिए इंतजार करने का बोलकर अंदर चला जाता है। और थोड़ी ही देर में मीका बाहर आता है। बाहर आकर उसे आदमी जिसका नाम राजू था उससे बोलता है, और राजू, और बहुत दिनों बाद आया तू, कहाँ था इतने दिनों से। राजू, वो सब आपको बताया तो था, गांव गया था, माँ की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए गया था। उसकी बात सुनकर मीका उसके जो पीछे खड़े थे उनको देखते हुए कहता है, और ये लोग कौन है तेरे साथ। राजू, वो साहब, जब मैं गांव में था तो मुझे ये लोग मिले, बेचारे बड़े ही परेशान हैं, इनका काम की जरूरत है, और आपने भी कहा था कि आपको काम वाले लोगों की जरूरत है, इसीलिए मैं इनको यहाँ ले आया। मैंने सोचा क्या पता आपको लोगों की जरूरत है तो आप इन लोगों को रख ले, अगर नहीं रखोगे तो मैं दूसरी जगह उनके काम करने का कुछ इंतजाम करूंगा। फिर उसकी बात सुनकर मीका उन चारों को एक बार देखता है तो वह चारों यानी कि सौम्या, विहान, आकाश और ध्रुव उसके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। मीका उन चारों को ऐसे देख रहा था जैसे उनका स्कैन कर रहा हो। फिर वह उनको वैसे ही देखते हुए कहता है, हम तो तुम लोगों को कम चाहिए, लेकिन उसके पहले मैं तुम लोगों की आईडी देखूंगा, चलो अपनी आईडी निकालो। मीका के पास सुनते ही वो चारों एक दूसरे को देखते हैं। उसके बाद सब अपने अपने बैग से अपनी आईडी निकालकर मीका को दे देते हैं। उसके बाद मीका सबसे पहले सौम्या को आगे बुलाता है और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहता है, अब तुम सब लोग, तुम लोगों अपने बारे में और तुम लोगों को क्या क्या काम आता है मुझे बताओ, फिर मैं उसे हिसाब से तुमको तुम्हारा काम बताऊंगा। मीका कैसे बोलते हैं कि सौम्या बोलना शुरू करती है, नमस्कार साहब, मेरा नाम गुड़िया है और घर में सब मुझे गुड्डी कहकर बुलाते हैं। मुझे घर का सारा काम करना आता है, सब कुछ, आप मुझे कोई भी काम दे सकते हैं। उसके पास सुनकर मीठा हमें अपना सही बुलाता है। उसके बाद उसको अपने हाथ के सारे से पीछे भेजकर आकाश को आगे बुलाता है। आकाश में आगे जाकर अपने हाथ जोड़कर उसको सबसे पहले नमस्कार बोलता है। सब, मेरा नाम चंदन है और मुझे खेती का सारा काम आता है। मैंने देखा आपके घर में बड़ा सा बगीचा है, सब्जी, खेती, फूल, फल सब आपके घर में होते हैं, मैं वो सब काम कर सकता हूँ। अपनी बात पूरी करके आकाश पीछे चला जाता है। उसके बाद विहान आगे आकर कहता है, नमस्कार साहब, मेरा नाम गिरीश है और मैं खाना बहुत अच्छा बना सकता हूँ, हम जो कहेंगे मैं बना दूंगा। इतना कहकर वह भी पीछे चला जाता है। उसके बाद ध्रुव आगे आते हुए कहता है, नमस्कार साहब, मेरा नाम तारा सिंह है, मुझे कुश्ती आती है, आप मुझे रखवाली या फिर जिसका में ताकत की जरूरत हो उसे काम में मैं आपके काम आ सकता हूँ। उसके बाद वह भी पीछे हो जाता है। मेकअप ऊंचारों के पास सुनकर हमेशा हिलता है और कहता है, ठीक है, तुम आज से कम पर आ जाओ और तुम्हारे रहने खाने पीने का इंतजाम भी यही हो जाएगा। सौम्या जैसे ही मीका के मेंशन पहुंचती है तो सबसे पहले वो किचन में जाकर विहान से मिलती है और उस आंखों में इशारे करके पूछता है कि काम हुआ, तो भी हम भी उसे आंखों में ही इशारा कर देता है कि वहां उसने काम कर लिया है। और उसके जवाब से सौम्या के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो चैन के साथ लेकर आज का दिन के बाकी के काम करने लगती है। अब आगे शाम के वक्त घर में कुछ लोग आते हैं और मीका उन्हें सीधा अपने स्टडी रूम में ले जा लेता है। उन लोगों को देखकर सौम्या को उन पर शक होता है और वो अपनी ताकत खराब होने का बहाना बनाकर सर्वेंट क्वार्टर में चले जाती है।
पर वहां जाकर अपना लैपटॉप खुलता है और सीधा स्टडी रूम की फुटेज चला देता है, क्योंकि विहान आज स्टडी रूम में एक हिडन कैमरा लगाकर आ गया था। जैसे ही सौम्या अपना लैपटॉप खोलती है तो देखी है कि मीका और लगा के साथ बैठकर आगे की प्लानिंग को डिस्कस कर रहा है। वही वीडियो में कुछ इस तरह की बातें हो रही थी। मीका, काम कहाँ तक पहुँचा? एक आदमी, बस लगभग सारी लड़कियों का इंतजाम हो गया है। मीका, लगभग से तुम्हारा क्या मतलब है? पूरी लड़कियों का इंतजाम हुआ या नहीं? वो आदमी, जी बॉस, हो गया। मीका, हम ठीक है, उन सभी पर नजर बनाकर रखो। हम सभी को दिन में सिर्फ एक टाइम का खाना, और उसमें भी उनको ड्रग्स मिलकर देना मत भूलना, जिससे कि वो सब कुछ भी चालाकी करने की कोशिश ना करें। इस काम का अंजाम आने 2 दिन बाद ही देना है। काम तो हमें 1 महीने के लिए दिया था, लेकिन अब तुम बोलो इसको जल्दी चाहते हैं। तुम लोगों ने देखा तो है ना कि माल में कोई कमी तो नहीं है। दूसरा आदमी, नहीं, पास सारा माल एकदम कड़क है। वो शेख एकदम माल देखकर खुश हो जाएगा। आखिर हमने उठाई ही एकदम नाजुक कलियां को है, बल्कि आपको तो उससे पैसे बढ़ाकर लेने चाहिए। मीका, इसके बारे में तुमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जितना कहा जाए उतना कम करो, समझ में आए बात? वो आदमी, जी बॉस, समझ गया, माफ कर दीजिए। मीका, 2 दिन बाद तैयार है ना? हमको सभी लड़कियों को लेकर पोर्ट से निकलना है और जहाज में सेफली पहुंचा देना है। वहां से आगे का काम हमारा आदमी देखेगा, लेकिन वहां तक हमें सारी लड़कियों को सेफली वहां तक पहुंचना है। सारे आदमी एक साथ, बस काम एकदम हो जाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप बस हमें ऑर्डर दीजिए। मीका अपना सर हिलाकर उनको बाहर जाने का इशारा करता है तो सारे आदमी एकदम से बाहर निकल जाते हैं। वही सौम्या जैसे ही उन लोगों को देखते हैं कि वो लोग जा रहे हो तो ध्रुव को मैसेज करती है कि उनकी गाड़ी में ट्रैकर लगा दे, क्योंकि वो लोग दूसरी गाड़ी से आए थे जिसमें उन लोगों ने ट्रैकर नहीं लगाया था। सौम्या का मैसेज मिलते ही ध्रुव जल्दी से अपनी पॉकेट के जेब से एक ट्रैकर निकलता है और उनके गाड़ी में लगा देता है और वापस अपनी जगह पर आकर खड़ा हो जाता है। वही दूर खड़ा एक आदमी ध्रुव की हरकतों को देख रहा था और इस वक्त उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी। उसे देखने के बाद में वापस जाकर अपने काम पर लग जाता है। यह आदमी और कोई नहीं, वही आदमी था जो सौम्या और बाकी लोगों के ऊपर वाले कमरे में रहते थे और वह रोज ही इन लोगों की हर एक छोटी से छोटी हरकतों पर नजर रख रहा था, जिसका अंदाजा उन चारों को ही नहीं था। रात को अपना काम पूरा करने के बाद सौम्या अपने कमरे में चली जाती है और सभी लड़कों को अपने पास बुलाती है। जब सभी लड़के सौम्या के पास आते हैं तो देखते हैं सौम्या कुछ परेशान नजर आ रही है, तो वो सभी उसके पास जाकर उससे पूछते हैं कि हुआ क्या है। तो सोनिया उनके सवाल का जवाब देते हुए कहती है, हम लोगों को लग रहा था कि यह सब काम जो भी है वो 2 हफ्ते बाद होने वाला है, लेकिन आज मैं उन लोगों की बात सुनी, यह काम 2 से बाद नहीं 2 दिन बाद ही होने वाला है। तो हमको अब अपने काम को जल्दी से जल्दी पूरा करना होगा। आप अपने आप में तबीयत खबर पहुंचाने होगी कि बोलो तैयार रहे। परसों में का सुबह यहाँ से निकलेगा काम पूरा करने के लिए और उसके जाने के बाद ही हम लोग पर निकलेंगे। और ध्रुव, तुम तो उसके साथ ही जाने वाले हो, तो उसके पाल पाल की खबर तुम हम लोगों तक पहुँच जाओगे उसके पास। उनका जब हाँ में अपना सर हिला देता है और कहता है तुम चिंता मत करो, जैसा भी तुमने कहा है हम सब ऐसा ही करेंगे। उसके बाद सौम्या उन सबको कुछ इंस्ट्रक्शन देती है। उसके बाद वो लोग अपने कमरे में आकर अपना काम करने लगते हैं। तो नहीं, सौम्या भी अपना लैपटॉप खोलकर उसमें कुछ काम करने लगती है और थोड़ी देर बाद वह सभी सो जाते हैं। वही सौम्या के ऊपर वाले कमरे में वो आदमी अपने फोन पर बात कर रहा था और वो फोन पर सिर्फ इतना ही कहता है, 2 दिन बाद तैयारी करना शुरू करो। उसके बाद वो फोन काट देता है। उसके बाद वो अपनी आंखें बंद करता है और आंखें बंद करते ही उसे गुड्डी का चेहरा दिखाई देता है। जब वह उसे देखा था वह सारे सीन उसे इस वक्त दिखाई दे रहे थे। पता नहीं क्यों, लेकिन गुड्डी उसे अच्छी लगने लगी थी, लेकिन फिर भी वो कभी उसके पास नहीं जाता और दूर से ही उसे देखता। तभी वह एकदम से अपनी आंखें खोलता है और कहता है, बस एक बार यह काम खत्म हो जाए उसके बाद तुम मेरी होगी। इतना कहकर तो हल्का मुस्कुराता है और अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही 2 दिन भी जाते हैं और इन 2 दिनों में सभी लोग बहुत बिजी थे। जहां एक तरफ मीका अपने कंसाइनमेंट को डिलीवर करने के लिए कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था और सारी सावधानियां बरतने के बाद ही उसने रात के टाइम को कस किया था कंसाइनमेंट को डिलीवर करने के लिए। तो वही सौम्या और उसकी टीम भी अपने काम पर पूरे तरीके से जुटी ही थी। वो मीका की हर छोटी से छोटी बातों का भी ध्यान रख रहे थे, क्योंकि एक छोटी सी भूल से उनका मिशन फेल हो सकता है।
जिस दिन माल की डिलीवरी होनी थी उसे दिन सुबह मीका उसे जगह जाता है जहां पर सारी लड़कियों को रखा गया था। तभी उसका एक आदमी मीका के पास आता है और अपना सर झुकाकर डरते हुए मीका से कहता है, सर एक प्रॉब्लम हो गई है। मीका उसकी तरफ अपनी एक आईब्रो उठाकर देखता है जैसे कह रहा हूँ कि आगे बोलो। तो वो आदमी डरते हुए कहता है, सर उन लड़कियों में से एक लड़की मर गई, शायद उसे कोई बीमारी थी, वह बेहोश हुई, लेकिन हमारे आदमियों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और थोड़ी देर बाद ही वहां पर बाकी लड़कियां चलने लगी। जब हमने जाकर देखा तो वो लड़की मर चुकी थी। अब हमारे पास एक लड़की काम है, आप क्या करें। मीका उसकी बात सुन सोच में पड़ जाता है और उसे देखते हुए कहता है, ठीक है, एक लड़की है मेरी नजर में, वो उसकी कमी पूरी करेगी, लेकिन ये कंसाइनमेंट आज का आज ही जाएगा।